तो तो आ जाइए दोस्तों, आवाज आ रही है आप लोगों तक? पहुंच रही है बात? ठीक, बताइए हमें। चलो अब आ जाएगी आवाज। आवाज आ रही है? पहुंच रही है? तो ठीक, तो ठीक है दोस्तों, चलो आ गई आवाज। तो ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 पर बातें करते हैं। और चैप्टर नंबर 8 है शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट। अब देखो, शरीर में गति को बहुत हल्के में समझना है। शरीर में गति हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है। एक, जैसे मान लो हम एक जगह स्थिर हैं, चल के दूसरी जगह चले गए, दूसरी गति हो गई। पहली गति हो गई, मतलब शरीर स्थिर है, देखो हम चल रहे हैं, चल के जा रहे हैं, यह भी एक प्रकार की गति होती है। यानी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, पहली गति। दूसरी गति होती है शरीर स्थिर है फिर भी हम गति कर रहे हैं, जैसे हाथ उठा रहे हैं, ये क्या है? बॉडी में मूवमेंट है। ऐसे कर रहे हैं, बॉडी में मूवमेंट है। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बॉडी में मूवमेंट है। शरीर को ऐसे घुमा रहे हैं, बॉडी में मूवमेंट है। तो यही दो, अर्थात शरीर जब स्थिर है तब भी गति करता है। हम बोलते हैं, मुंह खुलता है, बंद होता है, तो बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। आप लोग डांस करते हो ना, एक जगह से ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हो, पैर हिलाते हो, ये सब क्या है? गतियां हैं शरीर की। सोचो अगर शरीर में गति ना हो तो क्या हो। मान लो शरीर में गति ना हो, कल्पना करो एक सेकंड के लिए भाई लोग, ठीक, कि शरीर में गति ही ना हो तो होगा क्या? ऐसा एक जगह ऐसे पुतले की तरह स्थिर खड़े रहेंगे। यानी अगर शरीर में गति ना हो तो मनुष्य पुतला बन जाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। क्योंकि बोलते हैं तो भी हम मुंह को खोलते हैं, बंद करते हैं, यह भी बंद हो जाएगा, ऐसे रहेंगे। यानी मनुष्य पुतला हो जाएगा। तो सोचो ये गतियां कितनी महत्वपूर्ण है। अब जब गति इतनी महत्वपूर्ण है तो हमें समझना होगा कि दोनों प्रकार की गति। तो जो हम पहले उस गति की बात करेंगे जो बॉडी स्थिर रहने पर भी गति करती है। जैसे हम बोलते हैं, मुंह खुलता है, जबड़ा गति करता है, हाथ हिलाए ऐसे गति हो गया, ऐसे ऐसे किए गति हो गया, ऐसे ऐसे कर रहे गति हो गया। सोचो अगर दिन प्रतिदिन के काम अगर हमारी गति ना हो पाएगा? मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो ये स्थिर रहने में जो गतियां हैं, इसके लिए, और शरीर को एक जगह से दूसरी जगह पर जो ले जाने वाली गति है, इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार होती हैं। एक, हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं। ऐसे हम बंद करते हैं, मांसपेशियां टाइट हो गई, जब खोलना है तो मांसपेशियां रिलैक्स हो गई। एक तो ये। दूसरा, हमारे शरीर में हर अंग दूसरे अंग से जब जुड़ा हुआ है तो ज्वाइंट है। जैसे हाथ है, यहां से हाथ, यानी ये हड्डी और ये हड्डी बीच में एक ज्वाइंट से जुड़ी हुई है, ठीक। ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है, दोनों यहां पर ज्वाइंट से जुड़ी हुई है। ये है हथेली, ये ज्वाइंट से जुड़ी हुई है। हमारा ये सर इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक। ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। इन्हीं ज्वाइंट को संधि कहते हैं, ठीक। बायोलॉजी की भाषा में इन्हीं ज्वाइंट को संधि कहते हैं। यह ज्वाइंट जिम्मेदार होते हैं शरीर को गति में लाने के लिए। तो दो चीजें जिम्मेदार होती हैं, एक ज्वाइंट, हड्डियों के बीच स्थित जोड़, और दूसरी मांसपेशियां। तो छठी की एनसीईआरटी में हमें हड्डियों के जोड़ के बारे में पढ़ना है और 7वीं में हम पढ़ाएंगे मांसपेशियां। तो आज समझते हैं हड्डियों में कितने प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, हड्डियों में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। तो शरीर में गति का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो 8वें चैप्टर में देखो, कुछ लोग डांस कर रहे हैं। अरे भैया पढ़ लो, डांस मत करो। हाँ, डांस भी वही उसी में आता है, गति में, ठीक। अगर गति नहीं रहेगी तो डांस नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक। तो आ जाओ, तो हम शरीर में गति, जो चैप्टर नंबर 8 है, जब इसकी बात करते हैं तो बात ये निकल करके आती है कि हमें गति करना है, बॉडी को मूवमेंट में लाना है, शरीर में गति करना है। तो इस गति की वही परिभाषा, शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा जाते हैं जहां दो हिस्से आपस में जुड़े होते हैं। दो हिस्से आपस में जुड़े होते हैं, मतलब ये है और ये है। देखना, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ऐसे मोड़ दिए तो यहां जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है, इस जोड़ की गति ही जिम्मेदार है हमारे हाथों की इस गति के लिए, ठीक। आपस में जुड़ने वाले स्थानों को ज्वाइंट कहते हैं, ठीक। इन्हीं ज्वाइंट के माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। तो हमें समझना होगा कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं मोटे तौर पर। तो मोटे तौर पर जब हम ज्वाइंट को समझते हैं तो बात यह निकल करके आती है, ठीक, कई प्रकार के ज्वाइंट होते हैं।
अर्थात हमें इस चैप्टर में कुछ नहीं, बॉडी के विभिन्न ज्वाइंट को समझना है, विभिन्न संधियों को समझना है जो हमारी शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। उन्हीं में जो पहला ज्वाइंट है, जो पहली संधि है, वो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। पहली संधि क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। समझना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। अब यहां एक शब्द है बाल और एक शब्द है सॉकेट। बाल है एक शब्द और एक शब्द है सॉकेट। ठीक। अब होता क्या है कि इसमें दो प्रकार की हड्डियां होती हैं। एक प्रकार की हड्डी ऐसे कटोरी की तरह होती है, जैसे घर में कटोरी हो गया ना, ऐसे कटोरी की तरह होती है, इसे कहते हैं सॉकेट। इसे कहते हैं सॉकेट। और इसमें दूसरी तरफ की हड्डी ऐसे गेंद की तरह आकर के ऐसे जुड़ जाती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाल। यानी बॉल, हम देखें कि इस हड्डी का ये बॉल दूसरी प्रकार की ये कोई हड्डी होगी। ठीक। दूसरी प्रकार की हड्डी के सॉकेट में फिक्स है और ये बॉल गति कर रहा है, सॉकेट गति नहीं कर रहा है। यानी जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि। ठीक। इस कंदुक खल्लिका मतलब, कंदुक मतलब गेंद, बॉल। इतना शुद्ध हिंदी है कि विद्यार्थी समझता है इन्हें। कंदुक मतलब बॉल, खल्लिका मतलब सॉकेट या कटोरी, जिसे सिंपल भाषा में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सिरे का बॉल, इस प्रकार की संधि में ये बॉल दूसरी हड्डी के, इस हड्डी के सॉकेट में क्या होगा? फिक्स होगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ज्वाइंट्स को हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। ठीक। इसमें यही बात लिखी गई है कि एक हड्डी का अंतिम सिरा बॉल की तरह होता है। देखो, इस हड्डी का अंतिम सिरा किसकी तरह होगा? बॉल की तरह होगा। दूसरी हड्डी का अंतिम सिरा कटोरी की तरह, सॉकेट की तरह होता है। यानी दूसरी हड्डी का अंतिम सिरा किस तरह हो गया? सॉकेट की तरह हो गया। अब अगली बात क्या कह जाए? बॉल सॉकेट में फिक्स होता है, बॉल सॉकेट से जुड़ा होता है। तो समझना, बॉल वाला हिस्सा, यानी बॉल वाला हिस्सा कटोरी वाले हिस्से में फिट होता है। तो देखो, मान लो ये चित्र हमने बनाया है, ये हो गया इसका बॉल वाला हिस्सा। ठीक। ये इस हड्डी का बॉल वाला हिस्सा हो गया। ठीक। ये दूसरी हड्डी का कटोरी वाला हिस्सा हो गया। ठीक। ये दूसरी हड्डी है, तो क्या है? फिक्स है। समझ में आएगा? तो इसे ही कहते हैं हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दोनों कंधे हमारे, ये दोनों कंधे हैं, ये वाला। ठीक। हमारा एक कंधा है, यहां कटोरी है, यहां सॉकेट है। समझ में आ गई बात? और ये जो हमारे हाथ की हड्डी है, ये बॉल की तरह इसमें फिट है। तो जब कंधा जहां हमारे हाथों से जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसकी विशेषता होती है कि यह चारों तरफ गति कर सकती है। ऐसे ऐसे देखो गति हो रहा है ना, ऐसे ऐसे कैसे गति हो रहा है? क्योंकि ऐसे ऐसे गति इसलिए हो रहा है कि ये हमारा, जैसे मान लो ऐसे बना दे, हमारा, मान लो ये कोई मनुष्य है, ये हमारा शरीर है, इसमें कटोरी जैसा होता है, यहां आकर के बॉल, ये हाथ सेट होते हैं, हाथ की उंगलियां मान लो ये हो गई, तो ये चारों तरफ क्या कर रही है? गति कर रही है। तो ऐसे ऐसे, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की विशेषता हो गई कि एक हड्डी का हिस्सा क्या होता है? तो पहले नंबर की जो संधि मिली, उसमें क्या हमने कहा था कि एक हड्डी, ये कटोरी वाला हिस्सा हो गया, सॉकेट हो गया, और इसमें तो एक बूंद ये हो गई। ठीक। ये दूसरा हड्डी हो गया, इसको हमने क्या कह दिया? बाल हो गया। तो यह हड्डी इस हड्डी में क्या होती है? सेट होती है। तो बॉल सॉकेट में क्या होता है? सेट होता है। और इसका एग्जाम्पल है, दोनों हाथ कंधे से इसी संधि द्वारा जुड़े रहते हैं। तो समझ में आ गया बात? तो पहली संधि कौन हो गई भाई लोग? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्लियर हो गया? कार्तिक सिंह क्लियर, दिव्या सिंह, सिद्ध परलीवाल, ढेर सारे लोग हैं, बताओ भाई लोग, क्लियर हो गया? पहली संधि बॉल एंड सॉकेट संधि क्लियर हो गई, जिसमें दो बातें आपको याद रखना है। बॉल एंड, तीन बातें बॉल एंड सॉकेट संधि में। एक, दो हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं, जहां दो हड्डियां आपस में जुड़ेंगी, जैसे कंधा, वही ज्वाइंट्स होगा। तो कंधे में एक हड्डी जो ये वाला हिस्सा है, ये कटोरी की तरह होता है, हाथ वाला हिस्सा आया बॉल की तरह सेट होता है, इसे बॉल एंड सॉकेट संधि कहते हैं। ठीक। ये वाला हिस्सा स्थिर है, जो कटोरी है वो स्थिर है, जो बाल है वो गति कर रहा है, चूंकि चारों तरफ गति कर रहा था, ऐसे 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 हमारे हाथ हिल जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये रहा बॉल एंड सॉकेट। क्लियर हो गया? ठीक। चलो अब दूसरी संधि बताते हैं। अब दूसरी संधि पर आते हैं। दूसरी संधि है पिवाइटल जॉइंट्स। पिवाइटल, जिसे धुराग्र संधि कहते हैं। ठीक।
अब देखो इसका क्या है, इसमें कहा जाता है कि बेलनाकार हड्डी एक छल्ली जैसी संरचना में घूमती है, यानी एक तरफ ऐसा हो गया, बनाता हो गया, बन नहीं रहा है, ये सिर है, ठीक। अब यहां रिंग जैसी संरचना होती है, छल्ले जैसी संरचना होती है, और इसमें दूसरी जो संधि, दूसरी जो हड्डी होती है वह आकर के फिक्स होती है, ठीक। समझ में आ गई बात। अब मान लो इसमें क्या है, यह है हमारी गर्दन, देखो यह है हमारा सिर और यह है हमारी गर्दन, यानी गर्दन वाली हड्डी सिर वाले जो छल्ले हैं उसमें सेट है, इसे ही कहते हैं पिवाइटल ज्वाइंट्स। तो पिवाइटल ज्वाइंट्स का मतलब होता है कि एक बेलनाकार हड्डी एक छल्ले जैसी संरचना में घूमती है, मतलब ये जो हमारी बेलनाकार हड्डी आ रही है, ये जो बेलनाकार हड्डी है इस छल्ले वाली संरचना में घूम रही है, वहां पर ज्वाइंट है। तो जहां पर ये ज्वाइंट है उसे ही कहते हैं पाइवोटल ज्वाइंट्स, ठीक, धुराग्र संधि। इस संधि की विशेषता है कि जो हमारा गर्दन और जो हमारा सिर है, ये रही हमारी गर्दन और ये रहा हमारा सिर, ये आपस में क्या है, जोड़ते हैं। यानी गर्दन, सवाल पूछा जाता है कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली हड्डी को कौन सी संधि होती है, धुराग्र संधि, पिवाइटल ज्वाइंट्स कहते हैं, ठीक। अब देखो इस संधि की विशेषता है कि ये जो हड्डी जुड़ी हुई है काली वाली, देखना, इसे दाएं घुमा सकते हो, बाएं घुमा सकते हो, आगे घुमा सकते हो, पीछे सॉरी ऐसे चारों तरफ घुमा सकते हो, लेकिन पीछे की तरफ इसे नहीं घुमा सकते। यानी ऐसे घुमा, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, आगे कर दिए, पीछे कर दिए, लेकिन अब इसको यहां तक तो ले जा सकते हो, दाएं घूम गई, आगे घूम गई, पीछे घूम, चारों तरफ। मान लो किसी का ये इधर मोड़ दो, तो इधर मोड़ दो कि तुरंत मर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ज्वाइंट से वही टूट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी। तो दूसरी जो संधि मिली उसे हमने कह दिया धुराग्र संधि, पिवाइटल ज्वाइंट्स। और पिवाइटल ज्वाइंट्स की विशेषता ये हो गई, फिर से जान लो कि इसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी के रिंग में सेट होती है, एक बेलनाकार हड्डी दूसरे हड्डी के आकर के रिंग में सेट होती है, गर्दन तथा सिर को इसमें जोड़ते हैं। इस संधि में आगे चल सकते हैं, पीछे दाएं बाएं तो घूम सकते हैं, लेकिन चारों तरफ हम इसे नहीं घुमा सकते। आगे का मतलब ऐसे, पीछे का मतलब ऐसे कर लेते हो, दाएं ऐसे, बाएं ऐसे, लेकिन चारों तरफ राउंड राउंड नहीं घुमा सकते। हाथ को देखो, बॉल एंड सॉकेट में हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन किसी का सर जरा चारों तरफ घुमा के देखो, देखना मत, नहीं तो टूट जाएगा उसका। समझ में आ गया? अपना भी मत देखना, अपना ट्राई करके देखो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या कह दिए, धुराग्र संधि कह दिए, ठीक, पिवाइटल ज्वाइंट्स कह दिए। क्लियर हो गया? ठीक, क्लियर हो गया भाई जी? हाँ, 230 डिग्री घूम सकते। देखो ये गणित वाला बता रहा है, शिवांश बता रहा है, ठीक। गुड आफ्टरनून। क्लियर हो गया? तो ये हो गया पिवाइटल ज्वाइंट। तो 2 ज्वाइंट्स हो गए, अब तीसरा आ जाओ, बस 4 हैं, फिर अगले चैप्टर में चलते हैं, बड़ा मजेदार वाला चैप्टर है, ठीक। चौथा है हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट्स, ठीक। हिंज संधि कहते हैं इसे, हिंज ज्वाइंट्स कहते हैं। इसकी विशेषता देखो, इसमें एक दिशा में गति होती है, ठीक। जैसे कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है। एक दिशा का गति मतलब क्या होता है, हड्डी ऐसे सेट होती है कि ये है, देखो आगे आ रही है एक दिशा, पीछे ले जाओ, इसके पीछे जाएगी नहीं जाएगी, दाएं जाएगी नहीं जाएगी, बाएं जाएगी नहीं जाएगी। यानी अगर चार, एक दिशा तो ये हो गई, ठीक, एक दिशा इसके अपोजिट हो गई, नहीं हो रहा है, टूट जाएगा, इधर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हिंज संधि का मतलब होता है वह ज्वाइंट जो सिर्फ एक दिशा में हो सके, ठीक। इसमें क्या होता है कि हड्डियां एक बॉल की तरह एक सॉकेट में ऐसे फिक्स होती हैं कि सिर्फ एक ही तरह जाएंगी, ऐसे ही जाएंगी, ठीक। तो हिंज संधि याद रखना कोहनी में होती है, एक ही दिशा में इसकी गति होती है। समझ में आ गई बात? यानी हिंज संधि 2 बातें याद रखना, कोहनी में होती है और एक ही दिशा में ऐसे ऐसे इसकी गति होती है, ऐसे नहीं जाएगा, पीछे ले जाकर देखो, अपना अपना हड्डी जा रहा है, नहीं जा रहा, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक। क्लियर हो गया? तो ये रही हिंज संधि। समझ में आ गई बात? अगली बात,
अगला है अचल संधि, फिक्स्ड ज्वाइंट। फिक्स है मतलब संधि है लेकिन हिलेगा डुलेगा नहीं। इसमें कैसे होता है? ऐसे ही होता है, एक हड्डी ऐसे हो गई, देखो ऐसे इसकी संरचना है, दूसरी हड्डी आ रही है, ठीक, दूसरी हड्डी आ रही है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक। ये हड्डी ऐसे फिक्स होती है कि गति ही नहीं होती है। जैसे जो हमारा जबड़े का ऊपरी हिस्सा है, ऊपर वाला, वो सिर से इसी संधि द्वारा जुड़ा रहता है। एक चीज देखो, अपना अपना जरा ट्राई करो, ये लास्ट वाला संधि है। हम मुंह खोलते हैं, मुंह खोलो सारे लोग, ऐसे करो, ठीक, मुंह खोलो। देखो जब मुंह खोले हैं तो हाथ लगाकर देखो, ऊपर का हिस्सा मुंह खोलने में गति नहीं होता, मुंह का ऊपर वाला दांत का हिस्सा गति नहीं होता, ऐसे ऐसे नीचे वाला हिस्सा गति कर रहा है। यानी ऊपर वाला हिस्सा फिक्स है, गति कौन कर रहा है? नीचे वाला हिस्सा। जब हम मुंह खोलते हैं तो नीचे वाला मुंह का हिस्सा नीचे चला आता है, ऊपर वाला फिक्स है। इसमें क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या? हमारे मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो जबड़े का ऊपर वाला हिस्सा है या सिर से जो फिक्स है, यह भी ज्वाइंट द्वारा जुड़ा हुआ है, लेकिन यह ज्वाइंट ऐसा है कि फिक्स है, गति नहीं कर सकता। तो अगर हम कहें फिक्स ज्वाइंट कहां पाई जाती है, तो हमारा ऊपर वाला जबड़ा ठीक सिर से फिक्स ज्वाइंट द्वारा जुड़ा होता है। समझ में आ गई बात? तो उसी की बात कहते हैं कि जब हम अपने जबड़े को खोलते हैं तो नीचे वाला जबड़ा, ठीक, जब हम अपने जबड़े को खोलते हैं तो नीचे वाले जबड़े को हम दूर तक ले जाते हैं, ठीक। ऊपर वाला जबड़ा स्थिर रहता है, ठीक, क्योंकि जबड़े और कपाल के बीच फिक्स ज्वाइंट होती है, फिक्स संधि होती है। चौथा समझ गए? ठीक। यानी हाथ को ऐसे हिला रहे हो तो कौन सा हो गया? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। समझ में आ गई बात? ठीक। लेकिन जबड़े को खोल रहे हो तो ये वो पहला वाला क्या है? चारों तरफ घूम रहा है। जबड़े को खोल रहे हो तो नीचे वाला जबड़ा गति कर रहा है, ऊपर वाला जबड़ा क्या हो गया है? फिक्स हो गया है। तो इसे हम क्या कह दिए? फिक्स ज्वाइंट। ये 4 प्रकार के ज्वाइंट्स हैं जिसकी छठी एनसीईआरटी जिसका परिचय देती है। मुझे उम्मीद है कि ये चारों प्रकार के ज्वाइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक, क्लियर हो गया? सब लोग अपना मुंह खोल के देख लिए? क्लियर हो गया सबको ये चारों प्रकार के ज्वाइंट? ठीक, तो आगे आओ। तो आगे हमें इस चैप्टर में हमें इतनी ही बातें पढ़नी है। एक बार पुनः आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक। और चलते हैं दूसरे चैप्टर में, जो बड़ा चैप्टर है, बड़ी बातें समझने वाली हैं, वो ये है। तो हमने बॉडी मूवमेंट की बात की और बॉडी मूवमेंट के बारे में बताया कि जो हड्डियों का जोड़ होता है, ज्वाइंट्स होता है, जिसे हम संधियां कहते हैं, यह ज्वाइंट्स ही बॉडी में मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा एक चीज है बॉडी में मूवमेंट के लिए जो जिम्मेदार होता है, मसल्स, वो 7वीं की एनसीईआरटी में, वहां विस्तार से उसकी बातें करेंगे। ठीक, इन्हीं ज्वाइंट्स के माध्यम से शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स हमें समझा, ठीक। इसमें हड्डी का एक सिरा बॉल होता है और दूसरा सिर एक कटोरी में सॉकेट में फिक्स होता है, ऐसे हमने समझा। ठीक, बॉल वाला हिस्सा कटोरी वाले हिस्से में फिक्स होता है, जैसे दोनों कंधे इसी संधि द्वारा जुड़े रहते हैं। ये हो गया। फिर हमने समझा पाइवेटल ज्वाइंट, एक हड्डी रिंग जैसी संरचना में घूमती है, इसमें गर्दन और सिर आपस में जुड़ते हैं। इस संधि में आगे पीछे दाएं बाएं होते हैं, चारों तरफ रोज रोज नहीं होंगे। ठीक, हिंज संधि में एक ही दिशा में गति होती है। कुहनी हमारी हिंज संधि का उदाहरण है, इधर न हो रही है, इधर न हो गया, नीचे हो गए तो टूट जाएगी। ठीक, और अगली बात है इसमें, ठीक, अचल संधि, फिक्स ज्वाइंट, जहां इस प्रकार का जुड़ाव होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हमारा ऊपर वाला जबड़ा हमारे कपाल से इसी संधि द्वारा जुड़ा होता है। मुंह जब खोलते हैं, खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक, तो हम नीचे वाले जबड़े में गति करते हैं, ऊपर वाले जबड़े में गति नहीं करते हैं। और यही कुछ मुख्य ज्वाइंट है। फिर आप 10वीं के एनसीईआरटी में और ज्वाइंट पढ़ोगे। इन्हीं ज्वाइंट के सहारे हम विभिन्न प्रकार की हाथ पैर की गति कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मुंह खुल रहा है, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, दैनिक क्रिया हो जा रही है। अगर ये ज्वाइंट ना हो तो मनुष्य ऐसे रहेगा, ऐसे पुतला बन जाएगा, कोई काम धंधा नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? बस, तो इतनी बातें। तो आओ दोस्तों, अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। ठीक, अब चैप्टर नंबर 9 में बड़ी बातें हैं समझाने वाली, तो आप लोग समझने के लिए तैयार हो? ठीक,
आप लोग समझने के लिए तैयार हो? चैप्टर नंबर 9 आ जाओ। ठीक, छठी में सिर्फ इतनी बात है। इसके बाद फिर ज्वाइंट्स वाला चैप्टर 8वें में मिलेगा, तो वहां से थोड़ा आगे जाएंगे। ठीक, दो जंघों की दोनों हड्डियां कमर से कैसे जुड़ती हैं, कूल्हा कैसे जुड़ता है। ठीक, समझ में आ गई बात ना? ठीक, ढेर सारी ये उंगलियों के बीच कौन सी संधि पाई जाती है, ऐसे ऐसे इसमें कौन सी संधि पाई जाती है। तो यहां सिर्फ इतना परिचय, जब इतना जानोगे तो 8वीं वाले में जब फिर ज्वाइंट्स पढ़ाएंगे तो वहां और समझना आसान हो जाएगा। तो आ जाओ दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 सजीव। इसमें बड़ी बात है, यह साइंस का भी चैप्टर है और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का चैप्टर है। अब समझना, इसमें सारी बातें इकोलॉजी इन्वायरमेंट की है। हमने जब साइंस शुरू में ही कहा था, ठीक, एक बात समझना भाई लोग, हमने जब शुरू में कहा था कि साइंस जो है छठी से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बीच में इकोलॉजी इन्वायरमेंट के भी चैप्टर आएंगे। एक चैप्टर छठी में है, 2 चैप्टर 7वीं में है, 2 चैप्टर 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, 12वीं में 4 चैप्टर है। ठीक, और सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में आजकल इकोलॉजी इन्वायरमेंट का रोल बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये छठी का एनसीईआरटी का 9वां जो चैप्टर है वह एक प्रकार से इकोलॉजी इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। बात समझ गए? क्योंकि एनसीईआरटी ने इकोलॉजी इन्वायरमेंट की अलग से एनसीईआरटी नहीं बनाई है, साइंस की एनसीईआरटी में शामिल की है। समझ गए बात? तो हमने कहा था कि जहां जो आएगा वही पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें, साइंस का ये 9वां चैप्टर है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का एक तरह से पहला चैप्टर है। तो आओ थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, समझते हैं भाई लोग क्या कर रहे हैं। ठीक, चल नीतीश, ठीक है भाई लोग, श्वेता, नीतीश, खान, चलो तुम लोग ठीक ठाक हो? मोदी जी आजकल क्लास में नहीं आ रहे हैं भाई। ठीक, चल भाई लोग, तो समझते हैं सजीव। सजीव की एक विशेषताएं समझनी है जो उसके आवाज से जुड़ी है। कुछ विशेषताओं की बात करेंगे जो उसके आवाज से जुड़ी है। तो जब हम अपने आवाज की बात करते हैं तो क्या करते हैं? अपना घर कहते हैं। आप कहां रहते हो? तो आप किसी से ये नहीं कहते हो अपने घर में रहते हैं, आप उस कॉलोनी का नाम बता देते हो, उस गांव का नाम बता देते हो जहां वो रहता है। आपसे कोई पूछेगा कहां रहते हो भाई, तो आप किसी से क्या कहते हो? हम अपने घर में रहते हैं। वो तो सब जानता है आप अपने घर में रहते हो, दूसरे घर में कोई रहता है? नहीं रहता, मारेगा भी। समझना इस बात को, इसी बात में आवाज की परिभाषा छिपी हुई है। तो जब आपसे कोई पूछता है कि कहां रहते हो भाई, तो आप अपने गांव, अपने शहर, कॉलोनी का नाम बता देते हो, अपने घर का नाम तो नहीं बताते हो। ठीक, वैसे भी जंतुओं का भी आवाज होता है। तो कहते हैं शेर कहां रहता है, तो जंगल में, यही तो है। ठीक, हिरन कहां रहता है? घास के मैदानों में, जंगल में। मछली कहां रहती है? पानी में। अब पानी चाहे समुद्र का हो चाहे तालाब का हो, यानी जो मीठे पानी की मछली है उसका आवाज क्या हो गया? तालाब हो गया, नदियां हो गई। जो खारे पानी की मछली है उसका आवाज क्या हो गया? जंगल हो गया, सॉरी जंगल नहीं, उसका आवाज समुद्र हो गया। शेर की जब हम बात करेंगे, ठीक, तो उसका आवाज क्या हो गया? जंगल हो गया। अर्थात आवाज का जो मामला है वह किसी व्यक्ति का सिर्फ पर्टिकुलर मामला नहीं है, या किसी जीव का सिर्फ वही छोटा सा क्षेत्र नहीं है जहां वो रहता है, बल्कि वो बड़ा क्षेत्र है जहां रहने के अलावा वो घूमता फिरता है, भोजन की प्राप्ति करता है। आप अगर सिर्फ अपने घर में रह रहे हो, घर से भोजन नहीं ले रहे हो, भोजन दुकान से खरीदने जा रहे हो, रोटी चावल आटा दाल। वैसे भी शेर भले ही गुफा में रह रहा है, गुफा उसका वास नहीं है, जंगल है, क्योंकि गुफा से बाहर निकलेगा, शिकार करके गुफा में जाके सो जाएगा। ठीक, मछली पूरे तालाब में रहती है, किसी पर्टिकुलर स्थान पर नहीं है। इसका मतलब है कि आवाज के साथ रहने, जिस जगह पर व्यक्ति रह रहा है या कोई जंतु रह रहा है, उसके अलावा वे भी जगहें शामिल हैं जिससे वो प्रभावित हो रहा है दैनिक दिनचर्या। ठीक, और इसी को आवाज में समझते हैं। यानी सीधी सी भाषा में कहें तो किसी सजीव का आवास वह स्थान है जिसमें वह क्या है? रहता है। ठीक, और जिसमें वह स्थान जिसमें वो रहता है क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। ठीक, हमने कहा कि यह सिर्फ रहने का मामला नहीं है। आप किसी कमरे में जाकर के सो जा रहे हैं, अपने कमरे में विद्यार्थी लोग, हम एक कमरा लेकर के रहते हैं ना किराए पर हॉस्टल में, तो जिस कमरे में जाकर के सो रहे हैं सिर्फ वही आवास नहीं है, हवा भी ले रहे हैं, जहां से पानी भी ले रहे हैं वह भी उसके आवास में शामिल हो जाता है। तात्पर्य है कि अपने भोजन, वायु एवं अन्य आवश्यकता के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है, अपने आवास से विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करता है।
अर्थात वह समस्त क्षेत्र किसी जीव के आवास में शामिल हो जाएगा जो उसकी दैनिक जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। समझ में आ गई बात? वह समस्त क्षेत्र किसी के आवास में शामिल हो जाएगा जिसमें दैनिक जीवन जिससे दैनिक जीवन उसका प्रभावित होता है। एक बात हो गई। अगली बात, हर जंतु का एक आवास होता है। समझना बात, यूपीएससी का सवाल है। कथन, हर जंतु का एक आवास होता है। दूसरा स्टेटमेंट होगा, एक ही आवास में विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं। यानी दोनों बात, विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में होते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कि ये जंगल है, ठीक, मान लो ये जंगल है, ठीक, यहां शेर भी होगा तो हिरन भी होगा कि नहीं होगा, बकरी भी होगी, अपना खरगोश भी होगा, मुर्गा भी होगा, ढेर सारे पेड़ पौधे भी होंगे, बड़े पेड़ पौधे होंगे, छोटे पेड़ पौधे होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि शेर का एक पर्टिकुलर आवास है कि जंगल, बात नंबर एक। लेकिन दूसरा, इस आवास में भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु क्या है, रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे रह रहे हैं। तो तीन बातें समझनी है। इसलिए हम समझ रहे हैं बातें बहुत हल्की लग रही हैं। ये जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का साइंस वाला सेक्शन है, इसमें से छोटे छोटे सवाल बनाए जाते हैं। एक बार बना दिया गया है कि पहला कथन नंबर 1, प्रत्येक जंतु का एक आवास होता है। फिर दूसरा कथन नंबर 2, एक आवास में विभिन्न प्रकार के जंतु रहते हैं। फिर ऑप्शन बनाए गए, सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों गलत है। तो आवास का परिभाषा आपने समझा कि वह स्थान जहां वह रहता है आवास कहलाता है। अपने आवास में सिर्फ सोने के लिए ही नहीं वह निर्भर है, ठीक, आवास की बड़ी संकल्पना है। आवास से ही भोजन प्राप्त करता है, वायु प्राप्त करता है, अन्य आवश्यकताओं को प्राप्त करता है। और एक ही आवास में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। क्लियर हो गए? एक ही आवास में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। अब आगे आओ, आगे आ जाना आप लोग। अब अगर हम आवास के प्रकार देखें तो मोटे तौर पर पूरे आवास को 3 भागों में बांटा जाता है। अभी यहां एडाप्टेशन पढ़ाएंगे, अनुकूलन पढ़ाएंगे, कोई दिमाग इधर उधर मत करना, ठीक। तो मोटे तौर पर देखें, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, ठीक। अच्छा, एंजल लिख रहे हैं सर पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं, यहां से कुछ तकनीकी समस्या हो गई, पीडीएफ नहीं जा रहा, आज सब चला जाएगा, वो ठीक किया जा रहा है, ठीक ना, ठीक। अच्छा, खान आयुष, यहां अधिकतर लोग दूसरे कमेंट से मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत मत कर, पढ़ाई कर तू लोग, ठीक ना। खान भाई एंजल मिल जाएगा आज, 100% मिल जाएगा। अब से पिछली जितनी क्लासें हैं सबका मिल जाएगा। थोड़ा पढ़ लो, चलो। अरे भाई पूजा सागर, विकास ध्रुव, सब लोग पीडीएफ लिख रहे हैं, कुछ कारणों से पीडीएफ नहीं जा पा रहे, आज पहुंच जाएगी। क्लास के बाद 4 बजे तक पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक ना, ठीक। अब समझ लो, आवास अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आवास 2 प्रकार के होते हैं। एक है स्थलीय आवास और दूसरा है जलीय आवास। मोटे तौर पर पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया जाए तो स्थल है और जल है। तो स्थल पर जो जंतु रहते हैं वो स्थलीय आवास के जंतु हो जाएंगे, जल पर जो जंतु रहते हैं वो जलीय आवास के जंतु हो जाएंगे। यही तो हो जाएगा। तो स्थलीय आवास में देखा जाए तो वन, घास के मैदान एक प्रकार के आवास के उदाहरण हो जाएंगे, मरुस्थल दूसरा आवास का उदाहरण हो जाएगा, तटीय क्षेत्र जो समुद्रों के तटीय क्षेत्र है वो तीसरे आवास के उदाहरण हो जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र अगले आवास का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आ गई? वैसे ही अगर जलीय आवास की देखें तो झील हो जाएगी, नदियां हो जाएगी, समुद्र हो जाएगा। झील आवास में आता है, झील हो जाएगी, नदियां हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। यानी आवास को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट दिया, स्थल और जल। अब कहोगे ये बांटा क्यों जा रहा है, सवाल क्यों बांटा जा रहा है? बांटा इसलिए जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के आवास के जीवों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसी को हम एडाप्टेशन कहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। जैसे वन और घास के मैदान में जो जीवन है अलग प्रकार का होता है, मरुस्थल में जीवन अलग होता है, तटीय क्षेत्रों में जीवन अलग प्रकार का होता है, पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ पौधे जंतुओं में अलग प्रकार का जीवन होता है, झील का जीवन अलग होता है, नदियों का जीवन अलग, समुद्र का जीवन अलग। यानी थोड़ी बहुत अंतर होता है एक प्रकार के आवास और दूसरे प्रकार के आवास में। समानताएं हैं, सब पेड़ पौधे हैं, सब जंतु हैं, लेकिन अंतर भी होता है।
वही पौधा जब मरुस्थल में पहुंच जाता है तो कुछ और कैरेक्टर दर्शाता है, वही पौधा जब मानसूनी क्षेत्र में होता है तो कुछ और कैरेक्टर दर्शाता है। तो मोटे तौर पर आवास को दो भागों में बांट दिया गया और उसके प्रकार इतने प्रकार के आवास हो गए। जलीय क्षेत्र में झील आवास, नदियां आवास, समुद्र आवास। स्थलीय क्षेत्र में वन घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। ये रही आवास की परिभाषा और ये रही आवास की विशेषताएं। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब देखो एक अन्य चीज अलग बताता हूं। एक शब्द है आवास के घटक, कंपोनेंट्स। ठीक, कोई भी आवास है, समझना इस बात को, कोई भी आवास है, वहां कोई व्यक्ति कब, वहां कोई जंतु कब रहेगा? जब वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। तो आवास की जब परिभाषा बताएंगे, जंतु रहेगा तब ना आवास है। तो एक तो जंतु हो गया, तो जंतु क्या है? जीवित वस्तु है। दूसरा, जंतु को क्या चाहिए? सांस लेने के लिए वायु चाहिए, तभी तो उस आवास में रहेगा। यानी उस आवास का घटक एक क्या हो गया? कंपोनेंट क्या हो गया? वायु हो गया। पीने का पानी चाहिए तो उस आवास में एक कंपोनेंट क्या हो गया? पानी हो गया। वहां उष्मा चाहिए तो उष्मा कहां से आएगी? सोलर रेडिएशन से, सूर्य की किरणें चाहिए तो सूर्य की किरणें भी क्या हो गई? एक आवास का कंपोनेंट हो गई। मिट्टी में ही तो रहेगा, चट्टान पर ही तो बस्तियां बसाएगा, या घास उगेगी तो घास, तो मिट्टी क्या हो गई? कंपोनेंट हो गई। यानी अगर आवास को हम दो भागों में बांट दें, आवास के कंपोनेंट में देखें तो दो भागे बन रही हैं, एक जीवित वस्तु, एक निर्जीव वस्तु। जो जीवित वस्तु होती है उसे हम इकोलॉजी, एनवायरनमेंट या साइंस की भाषा में बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अर्थात किसी भी आवास दो चीजों से मिलकर बनता है, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक एबायोटिक कंपोनेंट, एक जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में क्या आ जाएंगे? जंतु होते हैं और पौधे होते हैं। ठीक, जैसे आप पौधों का चित्र है, शेर राजा का चित्र है, बैक्टीरिया का चित्र है, फंगस का चित्र है, ढेर सारा चित्र है। अर्थात किसी भी आवास में शेर भी पाया जा रहा है, एनिमल भी पाया जा रहा है, बैक्टीरिया भी पाया जा रहा है, शैवाल भी पाया जा रहा है, फंजाई भी पाए जा रहे हैं। ये क्या है? आवास के बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक है। दूसरी तरफ किसी भी आवास में वायु, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, उष्मा, देखो ये पानी है। हमने कहा कि आवास वह होगा जहां जीव अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए निर्भर होगा। मान लो कहीं पानी ना हो तो कोई जीव रहने जाएगा? समझना बात को, पानी ना हो किसी क्षेत्र में जीव रहने जाएगा? नहीं रहने जाएगा। तो जब जीव रहने ही नहीं जाएगा तो आवास बनेगा? नहीं बनेगा। मान लो किसी क्षेत्र में मिट्टी ना हो, एकदम नग्न चट्टाने हो बहुत कठोर वाली, तो वहां कोई जीव, पौधा ही नहीं उगेगा, कोई जीव ही नहीं रहेगा। तो जब मिट्टी नहीं होगी तो वो भी आवास नहीं बनेगा। आवास तभी बनेगा जब कोई जीव रहेगा, भले ही वो पौधा ही क्यों ना हो, बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, एल्गी फंजाई क्यों ना हो। जीव का रहना जरूरी है क्योंकि जीव आवास की पहचान है। अब मान लो लाइट, प्रकाश नहीं आएगी तो वहां ठंडी रहेगी। कोई जाता पोल पर रहने, बहुत ठंडी है, ठीक नहीं है, तो पोल कोई आवास नहीं है। जो ध्रुवों का क्षेत्र है जहां वर्ष भर माइनस में तापमान रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो वो आवास नहीं है। समझ में आ गई बात? जो एयर है, वायु है, सांस लेना होगा ना। सपोज दैट कोई कहीं वायु ना हो तो कोई आवास होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए आपने समझा, यानी किसी कोई भी जगह आवास में, तब हर जगह आवास नहीं होती है, हर प्लेस आवास नहीं होता है। पोल पर उत्तरी ध्रुव पर जाओ -60 -70 डिग्री टेम्परेचर रहता है। दक्षिणी ध्रुव पर एकदम जाओ, वहां भी बहुत लो टेम्परेचर है, वो आवास है? नहीं है। हम कहते हैं ध्रुवीय आवास। हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया, क्या दिखाया? वन, मरुस्थल, पर्वत। हमने कहीं पोल का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं जिक्र किया? क्योंकि वहां आवास तब होगा जब जीवित वस्तु पहुंचेगी। कोई पौधा पहुंच जाए, कोई जंतु पहुंच जाए, कोई जानवर पहुंच जाए, कोई मनुष्य पहुंच जाए, कुछ भी पहुंचे तब आवास होगा। यानी आवास के दोनों, कोई भी जगह तब आवास में तब्दील होती है जब वो दो कंपोनेंट की पूर्ति करती है। बायोटिक कंपोनेंट, जीवन होना चाहिए, चाहे किसी रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, पौधा, शेर, चींटी, गधा, कुत्ता, कुछ भी हो। दूसरा, उस जीवन की पूर्ति करने वाली सभी चीजें संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। वायु, जल, मिट्टी, सूर्य का तापमान, ये सब, तब वो स्थान आवास बनता है। आवास के कॉन्सेप्ट में कोई समस्या तो नहीं है? एनसीईआरटी का जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है बहुत शानदार लिखा गया। अब 7वीं में इसके आगे वाली बातें, 8वीं में इसके आगे वाली बातें। अब अगली बात बताते हैं आपको आवास का एडॉप्टेशन। अब बताते हैं। अनुकूलन। अब एक परिभाषा है अनुकूलन, ठीक? इसको, अनुकूलन को समझाते हैं। और हमारे लिए जीवन है क्योंकि अनुकूलन की विशेषताएं हैं, ठीक? राजपूत
अजांस मैंने कहा ना पीडीएफ मिल जाएगा भाई लोग, तो बार बार पीडीएफ के लिए मत लिख लो, ठीक। नकुल कह रहा सर वायरस को क्या कहेंगे? ये जीवित और निर्जीव दोनों के बीच की लिंक है। इसमें आधा कैरेक्टर जीवित, जब किसी जीवित वस्तु के संपर्क में आता है तो जी उठता है, और अगर नहीं आता है तो निर्जीव रहते हैं। इसलिए ना इसे लिविंग में रहते हैं ना नॉन लिविंग में रहते हैं। एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे 8वीं के एनसीईआरटी में, वायरस, ठीक। समझ में आ गई बात? अब देखो, तो चलो भाई, हाँ पोलर बियर कह रही है रहता है, एकदम ऊपर जाकर के नहीं रहता, थोड़ा नीचे रहता है, उसमें भी एडाप्टेशन हो जाता है। अब हम समझना है एडाप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा होती है जितने भी जंतु हैं, सभी जंतु और पौधों में कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, ठीक, जो उसके आवास में रहने के योग्य बनाती है। और उन विशिष्ट संरचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। जैसे यह हमने आवास में बताया, मरुस्थल एक आवास है, तो यह क्या है? मरुस्थल, ठीक, यह मरुस्थल है। मरुस्थल भी एक आवास है, स्थलीय आवास में आता है। यह जलीय आवास है, मान लिया समुद्र है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक आवास में रहने वाले जंतु में अलग विशेषता होती है, दूसरे आवास में रहने वाले जंतु में अलग विशेषता होती है। उनके शरीर में कुछ विशिष्ट संरचनाएं विकसित हो जाती हैं, और इसी विशिष्ट संरचनाओं के सहारे वे अपने आवास में सरवाइव करते हैं, और इन्हीं विशिष्ट संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। जैसे ये मरुस्थल में ऊंट देख रहा है ना, इस ऊंट के पैर बहुत लंबे होते हैं, समझना, इस ऊंट के पैर बहुत लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं भाई? क्योंकि ये जो दिन के समय जो नीचे का ये रेत है, ये बालू है, बहुत गर्म हो जाता है। जब बहुत गर्म हो जाता है तो इसका ये शरीर जलेगा। इस गर्मी से बचाने के लिए प्रकृति ने व्यवस्था कर दी है कि इसके पैरों को बहुत लंबा बना दिया है। अर्थात ऊंट के जो पैर लंबे हो गए, वह क्या है? उसके शरीर की एक विशिष्ट संरचना है जो उसे मरुस्थल में रहने के लायक बनाती है। तो ऊंट के पैर की लंबाई वह विशिष्ट संरचना है जिसे हम क्या कह देंगे? अनुकूलन कह देंगे। यह व्यवस्था प्रकृति की है। कहा जाता है ना कि जो नेचर होती है वह सब कुछ कर देती है, प्रकृति सब कुछ करके देती है। हम मनुष्य हैं तो सरवाइव कर पाएंगे, इसकी विशेषताएं हमारे शरीर में खुद हैं, ऐसे अंग हमारे शरीर में खुद हैं, ठीक, ऐसी चिंतन प्रक्रियाएं हमारे शरीर में खुद हैं। खुद को भीतर झांक करके देखना पड़ता है। समझ में आ गई बात? आप लोग पढ़ते हो ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो मैं ही ब्रह्म हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? आप सभी ब्रह्म हो। आप सभी ब्रह्म हो तो इसका मतलब क्या हो गया? अपनी पूजा करने लगोगे ना। इसका मतलब हो गया कि प्रकृति का सुपर पावर कौन है? जो प्रकृति का सबसे बड़ा आदमी है, जिसे सुपर पावर की कल्पना की गई, वह की गई ब्रह्म की। उसी ने सबको बनाया है। और कहा गया मनुष्य भी ब्रह्म है। तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य के भीतर भी अनंत शक्तियों का स्रोत है। जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा करता है, कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति क्या होती है पता है? अपने भीतर की यात्रा करना। और जो व्यक्ति अपने भीतर की पूर्णतः यात्रा कर लेता है, वो जो चाहे बन जाएगा। वो सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, मोदी जी बन जाएगा, ढेर सारी यात्रा कर लेगा, बुद्ध बन जाएगा, गांधी बन जाएगा, इवन ईश्वर बन जाता है। अगर मनुष्य अपने भीतर की समुचित यात्रा कर ले तो क्या कर जाता है? ईश्वर बन जाता है। क्योंकि मनुष्य इस प्रकृति का सबसे विशिष्ट जीव है, इसलिए उसके शरीर में सबसे विशिष्ट संरचनाएं विकसित है कि हर प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेता है। उसमें चिंतन की परिस्थितियां भी है, शारीरिक अनुकूलता है, तो उसमें अलग प्रकार का एडाप्टेशन है। सबसे ज्यादा एडाप्टेशन की विशेषताएं, सबसे ज्यादा अनुकूलन की संरचनाएं मनुष्य में है, प्रकृति ने खुद दिया है। इसलिए मनुष्य समस्त जीव जगत का स्वामी है, एक प्रकार से सबको वो कंट्रोल करता है। शेर बहुत ताकतवर है, लेकिन मनुष्य उसको पिंजरे में बांध करके नचाता है। कोरोना वाला वायरस आया था, बोल रहा था हम ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं। मनुष्य ने कहा रुको, थोड़ा जिलेबी बना लेने दो घर में बैठ करके। तो 6-7 महीना मनुष्य घर में रहा। उसके बाद देखो दौड़ा रहा है, कोरोना बाप बाप करके भाग रहा है। और भारत वाले तो कुछ ज्यादा ही दौड़ा दिए हैं वैक्सीन बना करके। यानी कोरोना भी नहीं ताकतवर हुआ, वायरस भी नहीं ताकतवर हुआ, फाइनली मनुष्य ताकतवर हो गया। तो वैसे ही प्रत्येक जीव में, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग हमने आवास बांटे हैं, प्रत्येक आवास में सरवाइव करने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाओं की जरूरत होती है, और वह विशिष्ट संरचनाएं ही अनुकूलन कराती है। ऊंट है, पैर लंबा हो गया ताकि
धरातल के तापमान से जले मत। यह ऊंट है, ठीक, इसमें श्वेत ग्रंथियां नहीं होती हैं, पसीना नहीं आता है, इसकी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां नहीं है। आगे आपको बताएंगे पसीना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पसीना क्या होता है? हम पानी पीते हैं तो पानी पसीने के माध्यम से ढेर सारा हमारे शरीर के बाहर निकलता है। तो रेगिस्तान है, पानी कम है, तो बेचारा कम पानी पिएगा, तो अगर पसीना हो जाएगा सारा पानी बाहर नहीं निकल जाएगा। तो इसलिए प्रकृति की व्यवस्था है, इसके शरीर में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती हैं, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां नहीं होती। चलो काम खत्म, निकलेगा ही नहीं। दूसरी चीज, हम जो पानी पीते हैं उसका दो रूपों में इस्तेमाल करते हैं। एक तो यूरिन के थ्रू वो पानी बाहर निकलता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, हम पढ़ाएंगे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यूरिन के थ्रू, मूत्र के थ्रू बाहर निकलता है। दूसरा पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। अब देखो रेगिस्तान में पानी नहीं है तो बेचारा ऊंट क्या करेगा? तो प्रकृति ने इसके शरीर में दो अंगों का विकास कर दिया गया। पहला, इसमें श्वेत ग्रंथियां ही नहीं दी। दूसरा, इसका यूरिन सिस्टम ऐसा डेवलप है कि वह बहुत अधिक पानी का परित्याग ही नहीं करता है, यानी मूत्र का विसर्जन बहुत कम ऊंट में होता है, ठोस रूप में होता है। समझ में आ गई बात? तो अब मान लो पानी पी रहा है, तो जब इसमें श्वेत ग्रंथियां ही नहीं है, मूत्र का विसर्जन नहीं हो, पानी कम पिएगा, ज्यादा पिएगा? कम पिएगा। तो रेगिस्तान में पानी कम मिल गया, तो रेगिस्तान में पानी कम मिलेगा तो कैसे सरवाइव करेगा? तो प्रकृति ने इसके शरीर में दो विशेषताएं कर दी, ठीक, मूत्र उत्सर्जन की व्यवस्था बहुत बेहतर दूसरे तरह की बना दी, श्वेत ग्रंथियां नहीं बना दी। तो यह दो विशिष्ट संरचनाएं बन गई ऊंट में। यही दो विशिष्ट संरचनाएं क्या हो गई? अनुकूलन हो गई। समझ में आ गई बात? यही दो विशिष्ट संरचनाएं अनुकूलन हो गई। जो जो स्पेशल विशेषता बन रही है, जैसे हम मछली आपको अभी दिखा रहे हैं, ठीक, मछली आपको दिखा रहे हैं, इस मछली का इस शरीर देखो, ठीक, इस विशेष आकार को हम कहते हैं धारा रेखी, ठीक। यह आकार ही इसे तैरने के योग्य बनाता है। अगर मछली का शरीर धारा रेखी इसे बोलते हैं, अभी आगे समझाएंगे, धारा रेखी, ठीक। यह जो धारा रेखीय शरीर है, शरीर का आकार ही इसे तैरने के योग्य बनाता है। अगर इस प्रकार का आकार न हो, सभी मछलियों का देखना एक फिक्स आकार होता है, इस प्रकार का आकार न हो तो यह मछलियां तैरेंगी नहीं। आप देखो पानी में रहती हैं तो सांस कैसे लेंगी? भाई ऊंट राजा तो बाहर है तो सांस वायु से लेगा, तो इसमें फेफड़े होंगे, लेकिन मछली तो पानी में है, अबे बाहर आके सांस नहीं लेगी कि चलो स्थल पर चलते हैं, थोड़ा 1 घंटा सांस लेकर आ जाते हैं, फिर पानी में घूमेंगे। अगर मान लो व्यवस्था रहे तो लोग क्या करेंगे? तो मछली मारने के लिए, पकड़ने के लिए जल में थोड़ा जाएंगे, स्थल पर चुपचाप बैठे रहेंगे, मछली को पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ क्या व्यवस्था है? मछलियों में गिल की व्यवस्था दी गई है। यहाँ मछलियों में गिल रहता है, क्लोम रहता है। इसके द्वारा मछली क्या करती है? इसके द्वारा मछली इस गिल से पानी हमेशा पास करती रहती है और उस पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती है। यानी मछलियों का शरीर जिसके सहारे तैरती है, धारा रेखी होना, मछलियों में गिल का होना, मछलियों में क्लोम का होना, यह क्या है? यह विशिष्ट संरचनाएं हैं। यह जो मछली का क्लोम है, मछली का गिल है, यह विशिष्ट संरचना है और इसी विशिष्ट संरचना के सहारे मछली इस पानी में सरवाइव कर रही है। इसीलिए इस विशिष्ट संरचना को हम क्या कह देंगे? अनुकूलन कह देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? ठीक, क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात लोग? आज फिश कौन कौन खाया? अरे कौन सो के उठ के फिश खाता है? शाम को खाना तू लोग, ठीक ना? चल भाई लोग, तो अनुकूलन की परिभाषा समझ गए? बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक। अरे विकास बन क्या लिख रहा है? बोल रहा है पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। चल उसके बाद पॉलिटी पढ़ना। अब अनुकूलन समझ गए, ठीक? तो आओ इस अनुकूलन के आधार पर देखते हैं। अर्थात अगर हम पीछे की बात करें, थोड़ी सी हम पीछे की बात करें, थोड़ा सा यहां आओ। अगर हम बात करें पीछे की, तो हमने 2 प्रकार के आवास बताए थे। 2 प्रकार के आवास, हमने आवास को 2 भागों में बांटा था, स्थल, जल। तो स्थल में हमने बताया था मरुस्थल है,
तो मरुस्थल में रहने के जीवों की क्या होगी, अलग विशेषता होगी। हमने कहा था घास का मैदान है, तो घास में रहने वाले के जीवों की कुछ अलग विशेषता होगी, और जो मरुस्थल में रहने वाले जीवों की अलग विशेषता होगी वह मरुस्थलीय जीवों का अनुकूलन होगा। घास में रहने वाले जीवों की अलग विशेषता होगी, घास के जीवों का अनुकूलन होगा। पर्वतीय क्षेत्र की अलग विशेषता होगी, वह पर्वतीय क्षेत्र का अनुकूलन होगा। वैसे समुद्री जीवों की अलग विशेषता होगी, समुद्र का अनुकूलन होगा। तालाब के जीवों की अलग विशेषता होगी, वह तालाब का अनुकूलन होगा। तो इसलिए जब हम अनुकूलन को अब आगे बढ़ाएंगे तो एक एक आवास के क्षेत्र में अब हम देखेंगे मरुस्थलीय आवास में क्या अनुकूलन है, घास में क्या अनुकूलन है, पर्वतीय क्षेत्र में क्या अनुकूलन है, वैसे समुद्र में क्या अनुकूलन है, तालाब में क्या अनुकूलन है। समझ में आएगा? यानी अब हम हर एक आवास को टटोलेंगे और उसमें क्या क्या अनुकूलन है इसको उदाहरण से समझाएंगे, वो क्यों है इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा यहां फोकस करना, बातचीत कम करना, यहां से बड़े सवाल बनते हैं। ठीक, तो आ जाओ। मरुस्थल, मरुस्थल की तीन विशेषता है। पहला, तापमान अधिक, पानी कम, घास और वनस्पतियां कम। तीन विशेषता है जो मरुस्थलीय आवास की तीन विशेषता है। विशेषता कौन है? ठीक, देखो, तापमान अधिक, पानी कम, घास और वनस्पतियां कम, यह मरुस्थल के आवास की विशेषता है। अतः मरुस्थल के आवास के जीवों में उन विशिष्ट संरचनाओं का विकास होगा जिससे वे अधिक तापमान में सरवाइव कर जाएं, पानी कम पिए, घास और वनस्पतियां कम रहे तो भी इनका काम चल जाए। समझ में आ गई बात? यानी हम अगर इस जीवित विशेषता को हटा दें, इस जीवित विशेषता को हटा दें, अगर सिर्फ दो की बात करें कि मरुस्थल में तापमान अधिक है, पानी कम है, तो यहां पर जो भी चाहे प्लांट उगेगा या जो भी एनिमल रहेगा, जो भी प्लांट रहेगा या जो भी एनिमल रहेगा, उसके शरीर में ऐसी संरचनाएं विकसित होंगी जिससे अधिक तापमान में भी उसका काम चल जाए और पानी की कमी में भी उसका काम चल जाए। और चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें जो विशेषताएं विकसित होंगी वही मरुस्थलीय क्षेत्र का अनुकूलन कहलाएंगी। समझ में आ गई बात? वही विशेषताएं मरुस्थलीय क्षेत्र का अनुकूलन कहलाएंगी। तो देखते हैं भाई लोग थोड़ा सा इन पौधों और जंतुओं में क्या है। तो देखो, इन पौधों और जंतुओं में है पौधे। तो हमने कहा मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान अधिक, पानी कम, तो इस तापमान अधिक और पानी कम से क्या विशेषताएं विकसित होगी? पौधों में देखो, तापमान अधिक है, पकड़े रहना है, पानी कम है, तो पौधों में पहली विशेषता क्या होती है मरुस्थलीय क्षेत्र की? पानी की तलाश में जड़ें लंबी हो जाती। समझना इस बात को। मरुस्थल क्षेत्र में देखोगे, अगर ये है, मान लो ये मरुस्थल है और ये झाड़ियों में ये पौधा है, ये पौधा है, तो इसकी जड़ें इतनी लंबी रहेंगी। यानी ऊपर जितना पौधा बड़ा दिखता है उसकी रूट्स उससे कई गुना बड़ी दिखती है। क्यों? क्योंकि मरुस्थल में पानी कम है, तो जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी जाने लगती हैं और गहरी जाने के कारण जड़ों की लंबाई बहुत बढ़ जाती है। यानी मरुस्थलीय पौधे को जो विशेष पहला अनुकूलन क्या हो गया कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। यानी मरुस्थलीय पौधों में यह विशिष्ट संरचना विकसित हो गई जो इसको मरुस्थल में रहने के लायक बनाती है। तो जड़ों का लंबा होना मरुस्थल का अनुकूलन हो जाएगा। और यह क्यों है? क्योंकि पानी कम है। समझ में आ गई बात? क्योंकि पानी क्या है? कम है। तो बेचारी ये जड़ पानी खोज रही है, एकदम नीचे तक चली गई, तो जड़ें लंबी हो जाती हैं। तो मरुस्थल की पहली विशेषता हो गई। अब देखना, इस प्रूफ करते रहना गणित की तरह, ये ध्यान में रखना, टेम्परेचर ज्यादा, पानी बहुत कम। समझ में आ गई बात? दूसरा, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती है। क्यों तब्दील हो जाती हैं भाई? यह मरुस्थल का अनुकूलन है। अब याद करो, एक तो मान लो ये मरुस्थल का पौधा है, एक तो बेचारा जड़ लंबी हो गई है, मेहनत करके पानी ला रही है। अब समझना, मान लो ये पौधा है, हमने बताया था पत्तियों की संरचना में, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, ऐसे बताया था ना, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। अब देखो, ये वाष्पोत्सर्जन होता है, पिछली क्लास याद करो, ये वाष्पोत्सर्जन होगा,
पिछली क्लास में बताया था ना। यह भी बताया था पत्तियां जितनी चौड़ी होंगी बाष्पोत्सर्जन उतना ज्यादा होगा, इसलिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पत्तियां अधिक चौड़ी होती हैं। देखो एनसीईआरटी पिछली क्लास से आगे क्लासेस से कितनी लिंक है, कितना शानदार लिखा गया है। इसलिए कहा जाता है साइंस इकोलॉजी इन्वायरमेंट, आप इसी तरीके से साइंस में जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का चैप्टर आएगा एक एक समझते जाओगे। साइंस और इकोलॉजी इन्वायरमेंट जो अबूझ पहेली बनी हुई है उसका एकमात्र कारण यही है कि लोग फैट पढ़ने बैठेंगे पूरा फैट पढ़ जाएंगे दुनिया भर का, 10% घुसेगा 90% नहीं। एक एक चीज जहां जो जितनी बात की गई हो उतना समझो, सब चीज समझ जाओगे। 10-15 दिन की बात है, साइंस की आप लोग एकदम बादशाह मास्टर हो जाओगे। एग्जाम में आएगा मुस्करा मुस्करा के लगाओगे, बोलोगे हम तो बहुत होशियार हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो, अगर मान लो नॉर्मल पौधा हो, पत्तियां चौड़ी हो, तो ये बेचारा जड़ इतना गहरे जाके पानी लाया है तो पत्तियां सब उड़ा नहीं देंगी, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो पौधा सूख नहीं जाएगा। तो रेगिस्तान में क्या विशेषता है, क्या अनुकूलन हो गया? रेगिस्तान में प्रकृति ने व्यवस्था की कि पत्तियों को छोटा कर देते हैं। अगर पत्तियां चौड़ी होंगी तो पौधा नहीं उगाएगा, तो रेगिस्तान में विशेषता की गई पत्तियों को चलो छोटा कर देते हैं। तो प्रकृति ने रेगिस्तानी पौधों की पत्तियों को थोड़ा सा छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। बबूल का पौधा देखो, और ज्यादा मरुस्थल में जो पौधे हैं उनको कहा चलो कांटे की तरह बना दिया। यानी जो रेगिस्तानी नागफनी में जो कांटा देखते हो ना, नागफनी में जो कांटा देखते हो, रेगिस्तान की शुरुआत में जाओ तो हरे भरे पेड़ मिलेंगे बबूल इत्यादि के, उनकी पत्तियां छोटी होंगी। लेकिन जो रेगिस्तान के आगे बढ़ते जाओगे पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती हैं। यानी नागफनी में जो पौधे में जो कांटा दिख रहा है उसका पत्ती है। तो रेगिस्तानी मरुस्थल का जो दूसरा अनुकूलन हो गया क्या? पत्तियां कांटों में तब्दील हो गई ताकि वाटर का उत्सर्जन कम हो, पानी की क्षति कम हो। तो दूसरा अनुकूलन हो गया। समझ में आ गई बात। तीसरी बात समझना, जो पौधे का तना होता है, मान लो नॉर्मल तना है, नॉर्मल पौधा है, यह ग्रीन कलर का होता है, इससे भी वाष्पोत्सर्जन होता है, इससे भी पानी बाहर निकलता है। ठीक। अब रेगिस्तानी पौधा है बेचारा, तो एक तो जड़ों ने बहुत मेहनत से पानी लाया है, धरातल है, पानी लाया है बेचारी जड़ें। अब ये तना भी अगर हरा भरा हो जाएगा तो ये भी पानी भगाने लगेगा। तो यहां प्रकृति की दो व्यवस्था है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी छाल बहुत मोटी हो जाती है, और कुछ पौधे ऐसे हैं, आप नागफनी देखो, उसके तने के ऊपर मोम जैसी एक परत लगी होती है। यह तना है तो बहुत चिकनी एक मोटी मोम जैसी परत लगी होती है। यह मोम की जो परत होती है यह कई पौधों के तने पर भी लगी होती है और कई पौधे के पत्तियों पर भी लगी होती है। यानी रेगिस्तानी पौधे का जो दूसरा अनुकूलन होता है, तने के ऊपर भी तना है, इसके भी ऊपर मोम जैसी परत लगी हुई है। ठीक। और दूसरा चीज, पत्तियां मोटी मोटी होती हैं, देखना उसके ऊपर भी मोम जैसी परत होती है। क्यों होती है? यह पत्तियों पर, तने पर मोम जैसा मोटा आवरण क्यों होता है? क्योंकि हमने क्या कहा था, पानी कम है। ठीक। तो यह रेगिस्तानी पौधों का अनुकूलन है, अर्थात पानी कम है। तो देखो पौधों में क्या क्या अनुकूलन हो गया कि जड़ें लंबी हो गई क्योंकि पानी कम है। ठीक। पत्तियां कांटों में तब्दील हो गई क्योंकि पानी कम है। मोम जैसा मोटा आवरण बन गया क्योंकि पानी कम है। और यह तीनों अनुकूलन उसे, यह तीनों संरचनाएं उसे कम पानी में रहने के योग्य बनाती हैं। तो यह क्या इसका होगा? यह रेगिस्तानी पौधों के शरीर में होने वाला अनुकूलन हो गया, एडाप्टेशन हो गया। समझ में आ गई बात। और यही एडाप्टेशन इन पौधों को मरुस्थलीय आवास में रहने के लिए योग्य बनाता है। अर्थात आवास और अनुकूलन एक दूसरे से जुड़ी चीजें हैं। हर आवास के प्रति कुछ विशिष्ट अनुकूलन होता है। समझ में आ गई बात। अब थोड़ा रेगिस्तानी जंतुओं का, बेचारे जंतुओं के शरीर में क्या होता है तो देख लो भैया लोग। तो रेगिस्तान का पकड़ के रखो, तापमान क्या है? ज्यादा। पानी क्या है? कम। ठीक। तो जंतुओं में क्या हो गया? ऊंट के पैर लंबे रहते हैं। क्यों लंबे रहते हैं बता ही चुके हैं, ताकि वो धरातल से थोड़ा ऊपर रहे तो शरीर का तापमान कम हो जाए। अब मान लो, एक बात तो समझते होगे, दूसरी बात हमने क्या कहा, रेगिस्तानी जंतुओं में मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत
कम होती है, क्योंकि जैसे पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते हैं, जंतु अपने मूत्र के द्वारा और अपने पसीने के द्वारा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालते हैं। तो बेचारा ऊंट को पीने का वैसे कम पानी मिल रहा है और अत्यधिक मूत्र उत्सर्जन करने लगेगा, अत्यधिक पसीना आने लगेगा, पानी बाहर नहीं होगा, कहां खोजेगा पानी? तो इसलिए प्रकृति की व्यवस्था है कि मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, श्वेत ग्रंथियों का विकास नहीं होता है। अब ये बताओ, ये तो ऊंट तो ठीक है, लेकिन बेचारा चूहा क्या है? आप कहोगे ठीक है, प्रकृति ने चूहे के साथ अन्याय क्यों किया? ये जो चूहा है, ये जो चूहा है, अच्छा कैसे चूहा बनता है? चलो मान लो ये चूहा है, ये इसकी आंख हो गई, ये इसका चोंच हो गया, ठीक, ये इसकी पूंछ हो गई, ये चूहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ऊंट का तो पैर प्रकृति ने लंबा बना दिया, ऊंट का पैर तो प्रकृति ने क्या बना दिया? लंबा बना दिया। तो इस चूहे से क्या दुश्मनी थी भैया? चूहे से कोई दुश्मनी थी? इसका भी पैर खूब लंबा बना देते, क्योंकि अगर रेगिस्तान का जो ताप है, रेगिस्तान का जो तापमान है, उससे ऊंट बचे, ऊंट बचे। समझ में आ गई बात? इसके लिए पैर लंबा बना दिया। तो चूहे से क्या दुश्मनी है? तो मान लो अगर चूहे को बुद्धि हो जाए तो क्या कहेगा? आंदोलन कर देगा ना, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर देगा या संसद के बाहर जाके आंदोलन कर देगा, हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ, ऊंट का पैर बड़ा कर दिए, चूहे का छोटा पैर कर दिए। मान लो प्रकृति कोई अदालत होती तो चूहा मुकदमा करता कि नहीं करता? बताओ आप लोग, ठीक, बताओ आप लोग। छिपकली है, देखो एक छिपकली कौन है? अच्छा अक्षत छिपकली। अच्छा अक्षत तू छिपकली है? अबे कौन कौन, मतलब परसों क्लास में सांप पढ़ रहा था, एक दिन नेवला आ गया था पढ़ने, आज छिपकली आ गया, ठीक। टिंकू या चूहा है भाई। तो देखो, यानी चूहा शिकायत करेगा कि नहीं? ऊपर वाले की अदालत में जाकर मुकदमा करेगा कि नहीं? आंदोलन साले चूहे मिलके करेंगे कि नहीं? राइट दो, राइट दो, राइट दो, सारे चूहे आ जाएंगे आंदोलन करने ना? बताओ, बात भी सही है ना? चूहा कहेगा ना, उसी मरुस्थल में हम भी रहते हैं, उसी मरुस्थल में ऊंट रहता है, ऊंट का शरीर तापमान से मतलब बचे, इसलिए उसका पैर लंबे कर दिए। हमारे से क्या दुश्मनी थी? छोटा सा पैर हमारा कर दिए, हमारा भी पैर लंबा करो। करेगा कि नहीं करेगा? ठीक। तो प्रकृति कहेगी आंदोलन मत करो, मुकदमा मत करो। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए हमने ये विशेषता दे दी, चल भाई पैर लंबा ले ले, घूमते रह। तुम तो बड़े छोटे हो, तुम्हारा पैर क्या बड़ा करूं? तुम्हारे शरीर में ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि तुम बिल आसानी से बना लोगे, माने मिट्टी खोद करके बिल बना लोगे और उसी बिल में आसानी से रहोगे। इसीलिए जितने भी रेगिस्तान में रहने वाले जंतु हैं, चाहे चूहा हो, चाहे सांप हो, ऐसे मान लो ये सांप है, फन काट के बैठा हुआ है, चाहे सांप हो, चाहे अभी वो छिपकली क्लास में पढ़ रहा है ना, चाहे छिपकली हो, इन सब में एक विशेषता होती है, यह सभी बिल बना लेते हैं। रेगिस्तानी जंतु का हर सांप बिल बनाता है, हर छिपकली बिल बनाती है, चूहा तो मतलब हर जगह बिल ही बनाता है। अब कहोगे कि इनके पैर, अब देखो, तो जब ये लोग जाएंगे कहने कि ऊंट का पैर लंबा किया, हमारा लंबा क्यों नहीं किया, तो प्रकृति क्या कहेगी? प्रकृति की अदालत में इनको क्या कहा जाएगा? जब ये आंदोलन करेंगे तो क्या समझाए सरकार, क्या समझाएगी इन्हें? करे भैया ऊंट का शरीर बड़ा था तो उसका लंबा पैर बना दिए, लेकिन तुम तो चूहा हो, छोटे से हो, तुम तो सांप हो, तुम में भी अगर पैर बना देंगे तो तुम्हारा अन्य काम नहीं चल जाएगा। तो कहा गया ठीक है, तुम लोग बिल बना लो। तो रेगिस्तान के जितने भी जंतु हैं, चाहे सांप हैं, चाहे चूहा है, इन सब में प्रकृति ऐसे अंगों का विकास हो जाता है ताकि ये बिल बना लें। अब ये क्या करते हैं कि दिन में तापमान अधिक, समझ में आ गई बात? यह मरुस्थल है, तापमान अधिक, तो ये बिल बना करके अंदर घुस जाएंगे, यहां रहेंगे। चूहा रह रहा है, सांप रह रहा है, रात में तापमान कम, अपने बिल से निकलेंगे, बाहर घूमने लगेंगे। इसलिए रेगिस्तान की जब आप यात्रा करोगे तो शहर से जो लोग नया नया जाते हैं ना, तो कहेंगे आज की नाइट तो हम एकदम प्रकृति के भीतर मनाएंगे। भले ही शहर में रह करके रोज प्रकृति का नुकसान ही कर रहे हो, जिंदगी में एक पेड़ ना लगाए हो। तो शहरीकरण जिसे आप कहते हो, गांव और शहर, ये भूगोल नहीं है, यह संस्कृति है। तो शहरीकरण में लोग जो अतिरिक्त शहर में रहे हैं, कभी गांव नहीं देखते हैं, बहुत जैसे आजकल एक नया चैट चला है ना, लोग कहते हैं हम पर्यावरण प्रेमी हैं। तुम लोग सुनते होगे कि नहीं सुनते होगे? सुनते हो ना कि फलाना है तो
भाई छिपकली फीमेल होती है, चल भाई मेल, ठीक। समझ में आ गई बात? तो देखो क्या बता रहे थे, तू लोग भुलवा दिया। सर हम घूमे हैं राजस्थान में, तो रात को जाकर के जोधपुर जैसलमेर में रहना, दिन को वहीं जाओगे मिट्टी के ऊपर तो सब स्थिर रहेगा, और रात जाओगे तुम्हारे नीचे की मिट्टी हिलने लगेगी, क्योंकि सांप राजा तब बाहर निकलता है, तब उसका जमाना चलता है। छिपकली बाहर निकलती है, वो सैलामेंडर प्रजाति की बड़ी वाली छिपकली होती है, जंगली वाली, वो बाहर निकलती है। यानी हम समझाना चाहते हैं कि दिन में जैसे मान लो जैसलमेर जाओ, वही बालू स्थिर है, लेकिन रात में जब जाओगे तो वही बालू हट जाएगा, सांप निकल आएगा, छिपकली निकल आएगी। घूमने रहना तो सजग रहना, दिन भर घूमना, फिर रात को आके कहीं सो जाना। समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर हो गया ना? तो मान लो शहर के लोग जाते हैं जो जिंदगी भर पर्यावरण का नुकसान ही किए हैं, जब रेगिस्तान में घूमने जाएंगे तो सेल्फी लेके दिखाना भी है, तो लोग नहीं समझते हो, नहीं अनुकूलन पड़े हैं, रुक जाएंगे, तो रात को सांप निकलता है, भगते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक। हाँ भाई कुमार, आई एम प्रेजेंट सर। चल चल भाई सब प्रेजेंट बोलते रहो। एंजल, पता नहीं क्लास में ही बात होती ड्रोन से। चल भाई ठीक है, क्लियर हो गया? तो यानी हम कह सकते हैं कि रेगिस्तानी जंतुओं के शरीर में, अब देखो कैसे अनुकूलन है, पौधों के शरीर में अनुकूलन है ताकि कम पानी में सरवाइव कर सके, तो जंतुओं के शरीर में अनुकूलन है कि अधिक तापमान और कम पानी दोनों में सरवाइव कर सके। तो वैसे ही रेगिस्तानी जंतुओं में मूत्र उत्सर्जन की मात्रा कम हो गई। मरुस्थल में रहने वाले जो सांप हैं, चूहे हैं, भूमि के अंदर बिल में रहते हैं। और कहोगे कुछ सांप बिल नहीं बनाता, उसका क्या? तो जो सांप बिल नहीं बनाता है उसमें सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो उसमें ऐसा सेंसेशन है प्रकृति का कि वो आसपास देख लेगा कि चूहा है, तो चूहा है तो बिल भी है, तो जाता है चूहा खा लेता है और चूहे के बनाए बिल में रहता है। समझ में आ गई बात? तो अधिकतर सांप बिल बनाना जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनमें चूहे को महसूस करने की क्षमता, उनमें इस यह अनुकूलन है। तो चूहे के पास जाएंगे, खाना हो गया, आपको बोलो कितना बढ़िया बात है, किसी घर जाओ खाने को मिल जाए, उसके घर में सोने को मिल जाए, चूहा खा के सो जाते हैं। तो यह विशेषता होती है, अनुकूलन होता है मरुस्थल का। समझ गए? तो जब रात्रि में तापमान कम होता है तो वे बाहर निकलते हैं। तो मरुस्थल का अनुकूलन समझ गए भाई लोग? ठीक, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चल सर गाय भैंस कब से पढ़ाना शुरू करेंगे? बस इसके बाद गाय भैंस पर भी आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री इसी साइंस में आएगी। गाय भैंस बकरी सब पढ़ाएंगे, तुझे जो पालना होगा पाल लेना। कौन है? रजनीश। अभी गाय भैंस भी पढ़ाएंगे, उसका योजना भी बताएंगे, ठीक ना? बकरी भी बताएंगे, गाय भैंस बकरी मुर्गी मछली, या अगली 7वीं के एनसीईआरटी में है। और अपडेट भी करेंगे कि गाय पालन के लिए क्या सरकार पैसा कहां दे रही है, मछली के लिए, बकरी के लिए, भैंस के लिए, फिर जो पालना हो पाल लेना। चल ये क्या हो गया? थोड़ा देखना, ये मिट नहीं रहा। ये नहीं मिट रहा। अब आ जाओ पर्वतीय क्षेत्र। तो मरुस्थल समझ गए, अब आ जाओ पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, चल भाई लोग, अब पर्वतम शेर पालते हैं। कब तक गाय भैंस तू लोग पालेगा? शेर पाले, गाय भैंस बकरी मुर्गी पालेंगे। अब चलो तू लोग शेर पालो, आ जाओ। मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, सॉरी पर्वतीय क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, तेज हवाएं चलती हैं और शीतकाल में हिमपात होता है। 3 विशेषता है मोटे तौर पर, समझना। यानी जो मरुस्थल का आवास है उनमें क्या मिली? 3 विशेषता मिली। तो हर आवास के प्रति अपना अनुकूलन होता है। तो जब मरुस्थल के आवास की विशेषता है कि ठंडा होगा, तेज हवा चलेगी, हिमपात होगा,
तो यहां के जंतु और वनस्पतियों के शरीर में ऐसी विशेषताएं विकसित हो जाती हैं कि यह ठंडे में सरवाइव कर सकें, तेज हवाओं में सरवाइव कर सकें, जब हिमपात हो तो उसमें सरवाइव कर सकें। समझ में आ गई बात? तो अर्थात उस जो मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जंतुओं एवं वनस्पतियों में इन स्थितियों में रहने के लिए अनुकूलन होता है। भाषा में यही कहेंगे तो सिंपल सी बात, अगर इसको ऐसे तरह से कहे कि पर्वत बहुत ठंडा है, तेज हवा चल रही है, हिमपात हो रहा है, तो यहाँ के जंतु जो हैं, वनस्पतियां हैं, उनके शरीर में विशिष्ट संरचनाओं का विकास हो जाएगा। विशिष्ट संरचनाएं, ठीक। और यह विशिष्ट संरचनाएं ही क्या कहलाती हैं? अनुकूलन कहलाती हैं। तो देखते हैं भाई, किस ठंडी में, इन तेज हवाओं में और हिमपात में सरवाइव करने के लिए यहां के पौधों और जंतुओं में कौन सी विशिष्ट संरचना विकसित होती है। तो आगे बढ़िए, अभी मिल जाएगा। तो देखो, पौधे यानी, ठीक, पौधे सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। जो आप रेगिस्तान पर्वतीय क्षेत्र का पौधा देखते हो वह ऐसे होता है। शंक्वाकार क्यों होते हैं? ठीक, क्यों होते हैं भैया? क्योंकि 2-3 काम करते हैं। पहली चीज, जब बर्फ गिरेगी तो ऐसे फिसल जाएगी, पौधों पर जमा नहीं होगी, पहली बात, इसलिए भी। दूसरी चीज, तेज हवाएं हैं, अगर ये पौधा है, अगर उसमें शाखाएं ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, तो तेज हवाओं में ये शाखाएं क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। और जब ऐसे निकलेंगी, ठीक, तो पवन बहती रहेगी, ये भी हिलते रहेंगे। और इसीलिए आप देखते होंगे कि पहाड़ों पर ऊपर जाओगे तो पौधे कैसे दिखते हैं? अब ऐसे ही होंगे, ऐसे इनकी डालियां होंगी, ऐसे पत्तियां होंगी, ऐसे जाते जाते पत्तियां छोटी होती जाएंगी। तो पौधे शंक्वाकार होते हैं ताकि जब बर्फ गिरे तो यह बर्फ फिसल करके नीचे आ जाए। दूसरी चीज, तेज हवाएं चल रही हैं, तो तेज हवाएं चल रही हैं तो हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा, टूटेगा नहीं। जैसे आम का पेड़ झकोड़े की तरह नहीं होता है, वैसा हो, तेज हवा चलेंगे डालियां टूट जाती है ना। तो पर्वतीय क्षेत्र में इसीलिए पौधों में बहुत ज्यादा शाखाओं का विकास नहीं होता है ताकि तेज हवाओं में टूट न जाए। समझ में आ गई बात? तो पर्वतीय क्षेत्र के पौधों में अनुकूलन होता है। अब इधर आ जाओ, तो शंक्वाकार होते हैं, यह पर्वतीय क्षेत्र का अनुकूलन हो गया, ठीक। अब देखो, जो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं उनकी पत्तियां सुई की तरह होती है। क्यों सुई की तरह होती है? देखो, ये रही पत्ती, अगर ये पत्ती ऐसे हो जाएगी तो बर्फ पड़ेगी, तो इस पत्ती पर क्या जमा हो जाएगी? बर्फ की लेयर। और जब पत्ती पर बर्फ की लेयर जमा हो जाएगी तो यह पत्ती फोटोसिंथेसिस कर पाएगी, प्रकाश संश्लेषण कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पत्ती को प्रकाश संश्लेषण तब करती है जब पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश हो, पत्ती में लाइट का प्रवेश हो। लेकिन जब इस पर बर्फ जम जाएगी इस पत्ती पर, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लाइट प्रवेश कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो जब लाइट प्रवेश नहीं कर पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यानी प्रकृति व्यवस्था करती है कि बहुत ऊंचाई पर पौधा उगेगा तो उसकी पत्तियां चौड़ी नहीं होगी, ठीक, क्या होगी? सुई की तरह होती है। सुई देखा है ना, आप देखते होंगे कि यह है ऊंचे पर्वतों का पौधा, जिसकी पत्तियां ऐसे ऐसे होती हैं। यह कांटे की तरह नहीं होती हैं, सुई की तरह होती हैं। कारण, बर्फ गिरेगी नीचे फिसल करके, बर्फ क्या हो जाती है? फिसल जाती है। बर्फ क्या हो जाती है? फिसल जाती है। समझ में आ गई बात? तो पर्वतीय पौधों में विशेषता क्या होती है कि पत्तियां सुई की तरह होती है ताकि इन पर गिरने वाली बर्फ फिसल जाए। तो ये रहा पर्वतीय क्षेत्र के पौधे का अनुकूलन। अब थोड़ा जंतुओं में आ जाओ भाई लोग, रेगिस्तान से पर्वत में आ जाओ, ठीक, क्लियर हो गया? दिव्या सिंह, सारा बानो, क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो, अब जो जंतु हैं, अब देखो
ये पूछ रहा है चीड़, आर्किड। आर्किड का पौधा देखे हो अपनी एनसीईआरटी किताब में देखना, चाहे मोबाइल पर देख लेना। आर्किड का, देवदारू का, फर का, स्पूनस का, ये सब पौधे होते हैं जो भारी हिमपात में, जितने भी पौधे पूछ रहा है एग्जाम्पल तो देखो, चीड़, देवदारू, फर, स्पूनस, ये सब पौधे हैं। इन पौधों में कॉमन विशेषता है कि पत्तियां पौधे शंक्वाकार होंगे, पत्तियां सुई की तरह होंगी। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे शंक्वाकार की मात्रा बढ़ती जाएगी। एकदम ऊंचाई पर जाओ ट्रांस हिमालय में, पौधे एकदम शंक्वाकार होते हैं, सुई की तरह पत्तियां होती हैं। कभी उत्तराखंड के ऊपर जाना घूमने के लिए तो सजावटी लोग पौधे नहीं लगाते हैं, ठीक वैसे ही होते हैं। कारण बस वही जो हमने पीछे समझाया। क्लियर हो गया? ठीक। अब चलो, अब जंतुओं में क्या विशेषता होती है? देखो, जंतुओं में विशेषता होती है इनकी, पहले तो त्वचा मोटी हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जितने जंतु रहते हैं उनकी त्वचा मोटी हो जाती है। कौन बताएगा त्वचा मोटी क्यों हो जाती है? बताओ 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 लोग, ठीक बताओ। दूसरी चीज, इनकी त्वचा पर लंबे बाल पाए जाते हैं। जैसे पहाड़ी भालू है, याक है, बहुत लंबे बाल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं भाई? त्वचा मोटी भी हो जाएगी, बाल भी लंबे पाए जाएंगे। कौन पाया जाएगा? ठीक। ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में कैसा अनुकूलन होगा? ऐसे ही होगा, ठीक। बताओ, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बता तू लोग, बहुत तू लोग बतियाते रहता आपस में, मैं सुन रहा हूं। ठंड से बचाओ तो कैसे बचाओ? बस शाबाश शाबाश, ठंड के कारण कोल्ड, सर्दी ना लगे। अबे बुर्बक, सर्दी ना लगे ये तो सब जानते हैं, बोल रहा है सर्दी ना लगे, ये को हमने पूछा है? बहुत गड़बड़ है ये। अरे भैया कह रहा है कौन है, मारता हूं मैं इसको, कौन बोला सर्दी ना लगे? पकड़ो तुम लोग तो। छोटा भीम सर, क्योंकि ठंड ना लग जाए उनको। अच्छा चल, सीके चंद, ठीक। अरे अबे छोटा भीम, अब तू बड़ा भीम हो जा, देख पकड़ूंगा मैं। अरे भैया मतलब हम शीत ऋतु पर्वती पढ़ाए रहे थे तो कॉमन सेंस है, ठंडी ना लगे। मोटी त्वचा होने से कैसे ठंडी से बचाव होगा? मोटे बाल होने से कैसे ठंडी से बचाव होंगे? देखो, आप अपने शरीर का तापमान देखते हो ना, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, शरीर के भीतर का तापमान क्या रहता? फिक्स है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि यहां अभी चलो 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, अभी यहां मान लो हल्की सर्दी है या गर्मी आ गई तो तापमान है शरीर का। अब मान लो लद्दाख चले जाओगे तो थर्मामीटर डाल के चेक करोगे, तुम्हारे शरीर का तापमान घट जाएगा? नहीं। और रेगिस्तान में जाओगे तो बढ़ जाएगा? नहीं। यानी शरीर के भीतर का तापमान फिक्स रहता है। अगर मान लो एक चीज समझो कि हम मैदान में हैं, शरीर के भीतर का तापमान उतना ही है, चले जाए एकदम ठंडी पर थर्मामीटर से मापे तो भी उतना है, रेगिस्तान में चले जाए तो भी उतना है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि शरीर के भीतर का जो तापमान है वह शरीर के भीतर की परिस्थितियों से तय होता है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। हमारे शरीर में ढेर सारी क्रियाएं चलती रहती हैं जिससे हीट जनरेट होती है, आगे पढ़ाएंगे 9वीं 10वीं में, और वही हीट हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन रहती है। अब यानी जो भालू है, जो रेगिस्तान में रहने वाला भालू है, उसके शरीर के भीतर का जो तापमान है वह भीतर से उत्पन्न हुआ है, बाहर को कोई नहीं ले। लेकिन समस्या है, मान लो ये भालू है, या इसका पैर हो गया, या इसकी पूंछ हो गई, या मुंह हो गया, ठीक, तो इसके भीतर एक तापमान बन गया। लेकिन तापमान की एक विशेषता होती है, अधिक से कम की ओर यात्रा करता है। तो भालू के शरीर का तापमान तो जो है, लेकिन बाहर का तापमान तो माइनस है, तो भालू के शरीर के भीतर का तापमान बाहर जाने लगेगा और भालू के शरीर का तापमान बहुत गिर जाएगा, भालू बेचारे को ठंड लग जाएगी, मर जाएगा। तो व्यवस्था क्या होती है प्रकृति की? देखो यही अनुकूलन है। तो कहा गया कि इसकी त्वचा मोटी कर देंगे। त्वचा मोटी करने से क्या होता क्या है कि त्वचा के नीचे फैट का लेयर होता है। आप अपनी इस त्वचा को हटाओगे ना तो इसके नीचे फैट का लेयर होता है। तो इस त्वचा के नीचे भी किसका लेयर होता है?
फैट का लेयर। अब फैट क्या होती है? उष्मा का कुचालक होती है। तो जितनी मोटी त्वचा उतना मोटा फैट। अर्थात जो ये भालू होता है या जो पोलर बियर होता है या जो हिम तेंदुआ होता है या कोई भी जंतु होता है, उसकी त्वचा मोटी हो जाएगी। इसका मतलब उसके त्वचा के ऊपर जो फैट की लेयर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। तो मोटा फैट होगा तो भीतर की उष्मा जाएगी नहीं जाएगी बाहर, तो इसका शरीर गर्म रहेगा, अंदर की ठंड भी नहीं आएगी, बाहर की ठंड भी अंदर नहीं आएगी, क्योंकि उष्मा का कुचालक है। तो यह भीतर की उष्मा बाहर नहीं जाने देता, बाहर की उष्मा भीतर नहीं जाने देता है। लेकिन ठंड से ही, सिर्फ मोटी त्वचा से ही नहीं काम चल जाएगा, तो इस पर ढेर सारे फर जैसे बाल हो जाते हैं। आप देखते होगे, याक को देखे हो ना, भालू देखते हो, खूब पोलर बियर सफेद का होता है, प्यार सा, खूब ढेर सारे बाल हो जाएंगे, क्योंकि बाल भी क्या है? उष्मा के कुचालक हैं। आप अपना बाल काट काट करके रखिए और उसी से स्वेटर बुन के पहन लीजिए। समझ में आ गई बात? विभिन्न जगहों पर जाते हम लोग बाल कटवाते हैं, मान लो कोई व्यक्ति बाल काट के रखे और उसी का स्वेटर बुन के पहन ले, तनिक भी उसे ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि बाल क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। यह हिमपात वाले जंतुओं की विशेषता है। और विशेषता क्या निकली? इधर देखो, त्वचा मोटी, लंबे बाल, समझ गए ना? और यह दोनों अनुकूलन क्या कर रहा है? उसे ठंड में रहने के योग्य बना रहा है। अब इन्हीं ऊपर तो ठंड होती है, बहुत ऊंचाई पहाड़ी पर जाओगे ठंड होती है, लेकिन थोड़ा नीचे आओ तो चट्टानें होती हैं, ठंड कम होता है, घास वनस्पतियां भी उगी होती हैं। तो वहां के जो शाकाहारी जंतु हैं वो क्या खाएंगे? घास खाएंगे। और दूसरी चीज, घास खाएंगे तो उनका तेंदुआ शिकार करेगा, यानी उनमें दौड़ने की क्षमता खूब होनी चाहिए। अब दौड़ेंगे, नीचे धरती तो है नहीं, मुलायम है, बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें हैं। तो जितने भी पहाड़ों पर रहने वाले जंतु हैं उनका खुर बहुत मजबूत हो जाता है, ताकि वह चट्टानों पर आसानी से दौड़ सकें। आप यहाँ की बकरी और जंगली बकरी का खुर देखो, जंगली बकरी का खुर ज्यादा विकसित होता है, ज्यादा कठोर होता है और छलांग मांग मार दौड़ती है। यहाँ की बकरी देखो, दौड़ ही नहीं पाती है, पकड़ लोगे। और वही जंगली बकरी दौड़ा कर देखो, घंटा पकड़ पाओगे। समझ में आ गई बात? दौड़ाते जाओ, बकरी भगते जाएगी। क्यों? पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, चट्टानी क्षेत्रों में रहने वाली जो बकरी है उसके खुर बहुत मजबूत होते हैं। जो वहां का हिरन है उसके खुर बहुत मजबूत होते हैं सामान्य हिरन से। अब मान लो पोलर, जो अन्य जगह का हिरन है, कितना प्यारा सा मासूम से बेचारा भोला सा होता है, पता नहीं लोग कैसे मार देते हैं। देखो उसका खुर देखो, बहुत कोमल है। वहीं चले जाओ उत्तराखंड वाला हिरन का, वो भगाएगा कि याद रहेगा। तो अर्थात जो खुर की मजबूती है पहाड़ी जंतुओं की, वह क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए उसका अनुकूलन है। जो त्वचा मोटी है वह ठंडे क्षेत्रों में रहने का अनुकूलन है। जो त्वचा पर बाल पाए जाते हैं वह पर्वतीय क्षेत्रों में रहने का अनुकूलन है। वैसे ही, समझ गए ना? ये सब सवाल पूछे जाते हैं। वैसे ही ठीक, जो घास है, जो घास के मैदान है, ठीक। अब देखो, घास के मैदान में वनस्पतियां क्या हैं? अधिक हैं। तो जब वनस्पतियां अधिक होंगी, हम आपको इसी एनसीईआरटी में 7वीं 8वीं में आएगा, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, इकोटोन क्या होते हैं, ठीक। ये सब एकदम बेसिक है, इसके बाद अगला आ जाएगा। तो जब घास के मैदानों में वनस्पतियां कम, तो वनस्पतियों को खाने वाले जंतुओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। वनस्पतियां अधिक, अतः जंतुओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। तो शिकारी जानवर भी क्या होंगे? अधिक होंगे। समझ में आ गए? घास, पेड़ पौधे, मुलायम घासें अधिक हैं घास के मैदान में, मुलायम घासें, पेड़ पौधे, अर्थात चारा अधिक है। तो जहां चारा अधिक होगा तो चारा खाने वाले जानवर भी अधिक होंगे। समझ में आ गई बात? यानी बकरी ज्यादा होगी, हिरन ज्यादा हो गया, नीलगाय ज्यादा हो गई, ये सब ज्यादा होंगी। तो जंतु, अर्थात अगर इसे खाद्य श्रृंखला में देखा जाए तो प्राथमिक उत्पादक अधिक हैं, भोजन बनाने वाले अधिक हैं। तो जहां भोजन बनाने वाले अधिक है, भोजन खाने वाले अधिक हैं। और जब ये दूसरी नंबर के हैं तो इनको भी खाने वाले शिकारी जानवर भी क्या होंगे? अधिक होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक। तो यहां के जंतुओं में होती है, जंतुओं में तेज भागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक। जंतु तेज भागता है,
क्यों तेज भागता है? क्योंकि समतल मैदान है, कुलाचे भर रहा है, साथ साथ दोनों है। यह जंतुओं की संख्या अधिक हो रही है जो वनस्पतियां खा रहे हैं। यह क्या है? यह शिकार है। और यह क्या है? शेर है, यह शिकारी है। अर्थात शिकार भी ज्यादा होगा और शिकारी भी ज्यादा होगा। मान लो एक शेर है, एक हिरन है, ठीक? शेर को हिरन को खाना है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन वो ये सही है, कहा जाता है ना कि हो यह सोई जो राम रचि राखा, कहा जाता ना, हो मतलब जो राम चाहेंगे वही होगा। तुलसीदास जी ने लिखा कि हो यह सोई जो राम रचि राखा, मतलब भाग्य प्रबल है, ईश्वर जो चाहता है वही होगा। लेकिन अगली लाइन तुरंत जोड़ दी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मतलब जो विश्व है वह कर्म की धुरी पर चलता है। पढ़ने वाले आज तक पगलाए हुए हैं कि तुलसीदास जी एक लाइन में कहते हैं कि होता वही है जो फिक्स होता है, तो तुलसी जी दूसरी लाइन में कहते हैं कि ना, कर्म ही महत्वपूर्ण होता है। दोनों में सही कौन है? तो देखो प्रकृति कैसे दोनों में सही है। यह सही है कि यह जो चारा खाने वाला हिरन है वह शिकार है और जो शेर है वह शिकारी है। यह फिक्स है, यह व्यवस्था है। यानी राम ने फिक्स कर दिया है, अल्लाह ईश्वर जो भी है फिक्स कर दिया है कि यह शिकार है, यह शिकारी है, ठीक? हो यह सोई जो राम रचि राखा, एक ना एक दिन ये खाएगा इसे ये। लेकिन कर्म प्रधान विश्व कर राखा, मतलब क्या? यह शिकारी शेर इसका शिकार तब करेगा गुफे में बैठे रहने से। मान लो शेर गुफा में बैठा है, मुंह खोल के बैठा है, तो हिरन उसके मुंह में घुसेगा? नहीं घुसेगा। पढ़ोगे नहीं तो कलेक्टर बनोगे कि डीपी मोबाइल पर लगाने लेने से कि आईएएस उसके कलेक्टर बन जाओगे? पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही यह शिकारी है, सच है, यह प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन मुंह खोल कैसे लेटा हुआ, अभी आएगा तो खाएंगे ना। इस शिकारी को इस शिकार से तेज भागना पड़ेगा, तेज भागना पड़ेगा, समझना। मान लो शेर अगर हिरन से तेज भागेगा तभी हिरन का शिकार करेगा। अगर हिरन तेज भाग गया तो शेर ऐसे जीभ लटका के देखेगा, गए काम से, बेचारा भूखों मर जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो तेज भागेगा वो शिकार करेगा, वो सरवाइव करेगा, वो राज करेगा। अर्थात जो ज्यादा कर्म करेगा। यह सच है कि ये हिरन इसको खाना इस शेर की नियति है, लेकिन शेर तभी खाएगा जब वो हिरन से तेज भागेगा, हिरन से ज्यादा कर्म करेगा। समझ में आ गई बात? तो इसी को कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। समझ में आ गई बात? आईएएस बनना आपकी नियति है, सही है, लेकिन पढ़ोगे तब ना बनोगे। क्लियर हो गया? तो वैसे ही व्यवस्था है। तो कई लोग कहते हैं तुलसी बाबा क्या लिख दिए, तो तुलसी बाबा ठीक लिख रहे हैं कि, समझ गए ना तुलसीदास को? तो यहां तुलसीदास जी बहुत सेट हो रहे हैं कि ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी है, इसको ये खाएगा, ये नियति है, यही भाग्य है, यही ईश्वर की रचना है, ठीक? लेकिन मान लो दो शेर है, एक ऐसे मुंह भाग बैठा, आ जाओ हिरन, आएगा नहीं। दूसरा है तेज भाग रहा है, यानी ईश्वर की नियति में भी कौन फिट होगा? जो तेज भागेगा। तो तुम लोगों में से आईएएस कौन बनेगा? जो रोज रोज क्लास में आएगा, सीरियसली पढ़ेगा। समझ में आ गई बात? आपस में झगड़ा लड़ाई प्यार मोहब्बत कम करेगा, ठीक ना? लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत थोड़ा 6 महीना कम करो, काम हो जाएगा। समझ गए? तो यानी शिकार और शिकारी ज्यादा है तो इधर आ जाओ, तो ज्यादा है तो क्या होगा भैया? ठीक, तो ज्यादा है तो ऐसे होगा, तो भागना होगा। ज्यादा है तो भागना होगा। जहां भी वनस्पतियां अधिक रहेंगी शिकार शिकारी ज्यादा होंगे, यानी भागने की प्रतिस्पर्धा होगी। शिकार को भी तेज भागना होगा, शिकारी को भी तेज भागना होगा। और तेज भागना क्या होगा? क्योंकि मैदान है, उछल उछल करके बेचारा शेर, हिरन बेचारा कोमल कोमल घास खा रहा है, बकरी भी कोमल कोमल घास खा रही है। उसे क्या पता पीछे से कोई और देख रहा है, अच्छा खूब कोमल कोमल घास खा के बढ़िया कोमल कोमल मीट बना लो, हम आ रहे हैं, ठीक? तो जंतुओं में तेज भागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक? जब तेज भागने की प्रवृत्ति होगी तो पैरों की हड्डियां बहुत मजबूत होगी, पेशियों में लोचशीलता अधिक होगी, फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होगी। समझ में आ गई बात? तो जितने भी घास के मैदान में जंतु हैं उनकी पैरों की हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशियां ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। और मजेदार एक अनुकूलन है, यूपीएससी परीक्षा में सवाल पूछा गया है, समझना, 6ठी की एनसीईआरटी से। अब सोचो 6ठी के एनसीईआरटी में तो सवाल यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है कि शिकारी जंतुओं की आंखें चेहरे पर ठीक सामने स्थित होती हैं। जो शेर है ना उसकी आंखें एकदम सामने स्थित होती हैं, ठीक सामने देखे, फोकस करे, दूर तक देख ले।
और जो शिकार, हिरन की आंख देखना भी सर्च करके, हिरन की आंख यहां होती है, कान बड़ा, आंख यहां क्या होती है, क्योंकि बेचारा वो शिकार है। एक शेर है अपनी जिंदगी में 200-300 हिरन खा सकता है, अर्थात अगर हिरन शेर से ज्यादा सजग नहीं होगा तो शेर जल्दी हिरन को समाप्त कर देगा। समझ में आ गई बात? तो जितने भी शिकारी जंतु हैं, आंखें ठीक सामने स्थिति होती हैं, गाड़ियों के हेडलाइट की तरह। मनुष्य भी शिकारी जंतु है, याद रखना, यह भी कम खुरापाती नहीं है। तो शेर की आंखें देखोगे ठीक सामने होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठीक सामने होगी तो लंबी दूरी तक देखेगा, दूर तक के शिकार को देखेगा। इसीलिए जो शिकारी जंतु है, जो शिकारी जंतु है, आंखें चेहरे के ठीक सामने स्थित होती है, इससे वह दूर तक देखता है। समझ में आ गई बात? तो यह शिकार करने वाली जंतु में अनुकूलन है, आंखें चेहरे के ठीक सामने। वहीं ये तो शिकार कर लिया, यानी शेर एकदम सामने से देखेगा, दूर तक देखेगा, अच्छा खाओ खाओ घास में आ रहा हूं, ठीक। तो यह उसके जंतु में अनुकूलन हो गया कि आंखें चेहरे पर ठीक सामने होती है। वहीं जब शिकार जो होने वाला जंतु है, ठीक, शिकार जो होने वाला जंतु है, होने वाले जंतु में आंखें चेहरे पर पार्श्व में स्थित होती है, यहां स्थित होती है। शेर में सामने है, केवल फोकस कर रहा, सामने देख रहा, क्योंकि ढेर सारे हिरन है, एक में ही काम चल जाएगा। लेकिन ढेर सारे हिरन जानते हैं एक ही शेर सबको चढ़ जाएगा, तो उनकी आंखें यहां है। इससे उनके देखने का एरिया क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा, यानी बगल से भी आएगा तो टप दे देख के भाग जाएगा। इसलिए शेर हमेशा शिकार एकदम ऐसे धीरे 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 आते रहता है कि वो देखे मत। तो शिकार होने वाले जंतुओं में आंखें चेहरे पर पार्श्व में स्थित होती है, इससे वह आसपास ज्यादा देख पाता है, तो उसमें भी अनुकूलन है। साथ साथ जितने भी यहां जंतुओं के रंग हैं, विशेष करके शिकारी जंतुओं के जो रंग हैं वह मटमैले रंग के होते हैं, हल्के से धूसर रंग के होते हैं, ताकि वो सूखे घास में आसानी से छिपे रहे, समय आके वार कर दें। घास के मैदानों का शेर देखो, उसका रंग क्या है? मटमैला, सूखे घास की झाड़ियों में छिप जाएगा, बगल में बैठे रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। वो घास, सूखी घास के ही कलर का उसका चित्र होता है। क्यों? उसकी त्वचा का रंग प्रकृति ने क्यों बनाया? ताकि सूखी घास में छिपा रहे। अब देखो व्यवस्था क्या है प्रकृति की। बेचारा हिरन है, आंख यहां दे दिए, वो चारों तरफ से देख लेगा। तो जब हिरन चारों तरफ से देख लेगा तो शेर किधर से भी आएगा, भग जाएगा, शेर तो भूखे मर जाएगा। तो प्रकृति ने व्यवस्था क्या दी? कहा अच्छा ठीक है, हिरन, शेर शिकायत करेगा ना प्रकृति से कि अच्छा हमारी आंख सामने कर दिए, हम सिर्फ सामने देखे, पड़ोस को देख ना पाए, ठीक, अगल बगल वाले लोगों को पर हम नजर न डाल पाए, सिर्फ सामने देखे, और हिरन को बगल में दे दिया कि अड़ोस पड़ोस सब देखते चलो, नजर लगाते चलो, ताड़ते चलो, ठीक। तो हिरन भग जा रहा है तो शेर शिकायत करेगा ना। तो प्रकृति ने कहा एक जुगाड़ ले लो, तुम्हारी त्वचा का रंग भी सूखी झाड़ियों की तरह बना देते हैं, झाड़ियों में जाके छुप जाना। हिरन आसपास देखेगा, सोचेगा झाड़ियां है, घास है, और तुम छुपे रहना, जब आ जाएगा तुम्हारे रेंज में तो छलांग लगाना। तो इसलिए जितने भी शिकारी जंतु हैं उनकी त्वचा का रंग कैसा हो गया है? मटमैला हो गया है। इसलिए हो गया है ताकि वे अपने शिकार पर आसानी से अटैक कर सके, अपने शिकार के साथ छल कर सके, भुलावा दे सके। क्लियर हो गई? यह है घास के मैदानों का अनुकूलन। बताओ भाई लोग, क्लियर हो गया सबको? ठीक, ठीक, क्या क्या बोल रहा है तू लोग? अच्छा, तुम लोग इसमें दीवानी वानी भी करते रहते हो क्या? चल ठीक है, क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? दीवाने लोग को भी क्लियर हो गया? इसमें कई दीवाने भी हैं, मैं देख रहा हूं दीवाने लोगों को। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, तो ये रहा घास के मैदान का। ठीक, अब अगली बात आ जाओ, बस एक बचा है समुद्र। तो समुद्र में मछली का उदाहरण दिए थे ना, तो समुद्र में के जंतुओं में रहने वाली विशेषता अलग होती होगी। ठीक, बस एक ही बचा है, तो समुद्र में देखा है। ठीक, हाँ, आज चैप्टर समाप्त हो गया मजे मजे में।
मैंने क्या कहा था, तू लोगों को मैं विज्ञान सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। और विज्ञान में ही इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी है। और जरा घर जाकर के बैठना, यूपीएससी में टोटल जोड़ दो तो साइंस टेक और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का सवाल सबसे ज्यादा आ जाता है, दोनों मिला के। और इन दोनों चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सोचो यूपीएससी में सवाल है, शेर की आंखें सामने, हिरन वाले का पीछे। तो किसी भी चीज को सीखने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया अलग है, सीखने की प्रक्रिया अलग है। लर्निंग प्रोसेस पूरा का पूरा अलग होता है। और सीखने की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब उस काम को करने में मजा आता है। सचिन तेंदुलकर इसलिए नहीं क्रिकेट का बादशाह बन गया कि वो बहुत अभ्यास किया, उसे अभ्यास करने में मजा आता था। उसी का लौंडा है अर्जुन तेंदुलकर, देख लो। सचिन तेंदुलकर गरीब घर का व्यक्ति था, बाप के पास पैसे नहीं थे कि कोच रख पाए, फिर भी सचिन तेंदुलकर दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बना, क्रिकेट का भगवान बन गया। क्यों? क्योंकि उसको क्रिकेट खेलने में मजा आता था। 4 बजे सुबह आचरेकर, उसके जो कोच है, लिखते हैं कि मैंने कभी इस बच्चे को 4:15 बजे ग्राउंड पर नहीं देखा है, 4 बजे आ जाता था। उसको रात में 4 बजे का इंतजार रहता था, क्योंकि उसे ग्राउंड में मजा आता था। और वहीं गरीब घर का व्यक्ति, कोच रखने का पैसा नहीं था, बैट और किट खरीदने का पैसा नहीं था, सचिन तेंदुलकर बन गया। उसी का लौंडा अर्जुन तेंदुलकर, जिसका बाप ही सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी उसका बाप है। यानी बाप बेटे को खूब सिखाता होगा, मार मार के सिखाता होगा। क्या अर्जुन तेंदुलकर के पास बैट खरीदने का, किट खरीदने का पैसा की कमी होगी? नहीं जी, बैट की फैक्ट्री लगा दो। बेचारा बैट बनाने वाला तो हाथ जोड़ के खड़ा रहता होगा, अर्जुन तेंदुलकर जी मेरे से खेल लीजिए, पापा से कह दीजिएगा थोड़ा मेरा प्रचार कर देंगे। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर खिलाड़ी नहीं बन पाया। बहुत 5 साल से वो खच्चर की तरह रगेदे जा रहा है। सचिन तेंदुलकर का लौंडा है तो हम आप जानते नहीं, तो ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी हर गली, तू लोग भी बढ़िया खेल लेगा। अब आईपीएल खरीदा है, वो भी वैसे जुगाड़ वाला है। क्यों नहीं? क्योंकि उसे खेलने में मजा नहीं आता है। समझ में आ गई बात? और जब तक खेलने में मजा नहीं आएगा, आप खेल को जी नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। तो ये पढ़ाई भी ऐसी है, जब तक आपको मजा नहीं आएगा, डूबोगे नहीं, तब तक चीजें फिक्स नहीं होंगी, याद नहीं होगा, और एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे। तो बहुत मजे से दीवानगी कम करो, ठीक ना, और मजे से पढ़ो। तो आजा समुद्र वाले में, तो समुद्र में भी अनुकूलन होता होगा। हमने शुरू में बताया कि समुद्री जंतुओं का जो शरीर होता है धारा रेखी होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, जैसे मछली। और धारा रेखी शरीर क्या करता है? धारा रेखी शरीर के कारण ही इन्हें तैरने में आसानी होती है। मछली के शरीर का जो आकार होता है उसे कहते हैं धारा रेखीय। तो मान लो जिन जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है वह तेजी से तैरेंगे, बहुत दूर दूर तक चले जाएंगे। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं, तुम कहोगे उनका धारा रेखीय नहीं होता है। तो जिनका धारा रेखीय नहीं होता है वे समुद्र की तलहटी पर चुपचाप बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं, और वे शिकार करते नहीं है। शिकार जब उनके पास आता है तो खा लेते हैं, जैसे ठीक ठीक ऑक्टोपस है। तो वही हमने बताया, ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। जब वो, ये सही है कि जब वो चलता है तो धारा रेखीय बना लेता है, लेकिन वो कहां होता है? समुद्र की तली में होता है। मतलब ये है कि जितने भी समुद्र में तैरने वाले जंतु हैं, प्रकृति ने अनुकूलन दिया है पानी के हिसाब से कि वो क्या हो गए? धारा रेखीय हो गए, तो तैरने लगे। जो तैरने वाले नहीं हैं उनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, वे समुद्र की गहराई में रहते हैं, तैरते नहीं है। ठीक वैसे ही समुद्री जंतुओं में जितने भी समुद्री जंतु हैं, ठीक, उनमें क्लोम होते हैं। क्लोम, इस क्लोम से वे क्या करते हैं? शुरू में ही हमने समझा दिया था, सिर्फ पढ़ के बता रहा हूं। जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी अगर मान लो समुद्री जंतुओं में क्लोम नहीं होता तो, मछलियों में क्लोम नहीं होता तो जब क्लोम नहीं होता तो मर जाती। यानी क्लोम क्या है? अनुकूलन है, जो किसके लायक बनाता है? पानी में रहने के लायक बनाता है, पानी में तैरने के लायक बनाता है कि रहिए, तैरिए, घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग कीजिए। समझ में आ गई बात? यानी क्लोम के सहारे वे रहते हैं, वे तैरते हैं। अगली बात, मान लो कुछ जंतुओं में तुम कहोगे ये क्लोम नहीं होते हैं, गिल नहीं होते हैं, जैसे व्हेल मछली, डॉल्फिन और व्हेल, ये दोनों है जिसमें क्लोम नहीं होते हैं। तो आप देखते होगे कि डॉल्फिन पानी में ऐसे उछलती रहती है, व्हेल ऐसे पानी में उछलती रहती है। पानी जाएगी, सिनेमा में देखना डिस्कवरी वाले पर, पानी में जाओगे तो आप देखोगे क्या? ये क्या हो गया? ठीक, अब देखो,
तो जब आप पानी में जाओगे तो डॉल्फिन को देखोगे, व्हेल को देखोगे, तो क्या करती रहती हैं? उछलती रहती हैं। डॉल्फिन देखो ऐसे उछल के चली जाएगी, व्हेल ऐसे उछल के चली जाएगी। ये उछलती क्यों रहती हैं? अरे खेल नहीं खेलती हैं। दरअसल है क्या कि डॉल्फिन और व्हेल में ये गिल नहीं पाए जाते हैं या क्लोम नहीं पाया जाता है जिससे वो पानी को फिल्टर कर सकें और पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग कर सके। या क्लोम करता क्या है, या मछलियों में क्लोम करता क्या है? मछलियों में क्लोम क्या करता है कि जो पानी में घुला ऑक्सीजन है, शुरू में ही समझाएं, पानी इसके क्लोम से अंदर बाहर होता रहता है और क्लोम क्या करता है? पानी में घुलित ऑक्सीजन को ले लेता है, मछलियों को दे देता है। यानी इस क्लोम के सहारे जलीय जंतु जल में सांस लेते हैं। लेकिन जो व्हेल है, जो डॉल्फिन है, इसमें तो क्लोम नहीं है। तो ये क्या करती है? उछलती रहती है। उछलती रहती है तो क्या होती है? इनके सिर के ऊपर वात छिद्र होते हैं, एयर पोर होते हैं। यहां होगा, इसे इसे होगा। तो जब ये उछली ऐसे तो वात छिद्रों में जो पानी भरा हुआ है बाहर निकाल देती हैं, और जब ऐसे करती हैं तो उसी दौरान ढेर सारी वायु भर लेती है शरीर के भीतर। यानी व्हेल और डॉल्फिन में जो उछलने का गुण है, ऐसे ऐसे कर रही हैं, वस्तुतः इसके सहारे वे सांस ले रही हैं, वायु से ऑक्सीजन ले रही हैं, क्योंकि उनके शरीर में क्लोम नहीं है। यह अनुकूलन है जलीय जंतुओं का। मतलब अगर समुद्र के जंतुओं का अनुकूलन देखें तो शरीर का धारा रेखीय होना जिससे वो तैरती हैं, वहीं क्लोम का होना जिससे वो सांस लेती हैं। जिन शरीर का धारा रेखीय नहीं होता है वे इसे तलहटी में रहते हैं, एवं जिनमें क्लोम या नहीं होता है वे उछलती रहती हैं, उछलने के द्वारा ही सांस लेती हैं। यह समुद्री जंतुओं का अनुकूलन है। और अगली बात, तालाब और झील। एक लाइन में बस यही आखिरी है। तालाब में तने क्या होते हैं? फूले हुए होते हैं। तालाब में मान लो ये पौधा है, ये तालाब है, यहां कोई पौधा है, यहां कोई पौधा है, यहां कोई पौधा, तो इसका तना क्या होगा? फूला हुआ होगा। क्यों फूला होगा? इसमें एयर पोर होते हैं। तने में क्या होते हैं? एयर पोर होते हैं, वायु छिद्र होते हैं, और इस एयर पोर में एयर भरी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जल में तैरने वाले जितने पौधे होते हैं उनमें एक अनुकूलन हो जाता है। क्या? तने मोटे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? किसमें? क्योंकि इसमें एयर भरी रहती है, इन्हीं एयरपोर। अब जब एयर होगी, तना मोटा हो जाएगा, तना हल्का हो जाएगा, तो पानी पर आसानी से तैरेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल में तैरने वाले, जो तालाब में रहने वाले पौधे हैं, हमने जंतुओं की तो बात देख ली कि क्लोम इत्यादि होगा, वही तालाब वाली मछली रहेगी तो भी क्लोम होगा, तो वही बात है। अगर हम पौधा की बात करें तो चाहे तालाब का पौधा हो, चाहे कोई भी जलीय पौधा हो, उसमें तना फूला होगा, वायु भरी होगी, और इसी के सहारे वो तैरेगा। तो तैरे इसलिए वायु भरी है। अगली चीज, जड़ें बहुत विकसित नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे भैया 3 दिन से समझा रहे हैं, यह पौधा है, जड़ का काम क्या है? मिट्टी से वाटर का अवशोषण करना, पानी और मिनरल्स का अवशोषण करना। और मिनरल्स कहाँ है? इसी पानी में घुला हुआ है, यानी पानी को अवशोषण करना। तो रेगिस्तान में पानी नहीं है, बेचारी जड़ बहुत लंबे चली गई, लेकिन ये तो पानी में ही उग रहा है। तो जब पानी में उग रहा है तो जड़ों की क्या जरूरत है? तो जड़ें विकसित नहीं होती, तने में पोर भर जाते हैं, पौधा तैरता रहता है। वैसे भी अगर तालाब के जंतु देखा जाए तो आप लोगों ने तैरने वालों को देखा है, गोताखोर देखा है, जो लोग तालाब में तैरते हैं, तो देखना अपने पिछले पैर में वो प्लास्टिक का इतना बड़ा पैर लगाते हैं। होता क्या है कि तालाब में रहने वाला जो जंतु है, जैसे मान लो ये मेढक है, तो इसका पिछला पैर है, ठीक, ये मेढक है, तो ये नॉर्मल तौर पर पिछला पैर हो गया। जलीय जंतुओं के जो पिछले पैर होते हैं, इसमें एक उंगली ये हो गई, एक उंगली हो गई, दोनों में जाल जैसी संरचना से जुड़े रहते हैं। दोनों के बीच में ये जाल जैसी संरचना है। ये जाल जैसी संरचना है, यहां जाल जैसी संरचना है। और इस जाल जैसी संरचना से क्या होता है? जब ये पिछला पैर चलाता है तो ये पैर जाल जैसे चप्पू बन जाता है। जैसे नाव में हम चप्पू नहीं चलाएंगे, पिछला पैर चलेगा तो ज्यादा पानी हटाएगा, ज्यादा पानी हटाएगा, ये भी चलाएगा, ज्यादा पानी हटाएगा, चप्पू की तरह काम करता है। इससे मेढक, ये मेढक है, मेढक क्या होता है? आगे बढ़ता है। यानी जल में रहने वाले जंतुओं का जो अनुकूलन होता है, पिछले पैर की उंगलियां एक झिल्ली से, मेम्ब्रेन से आपस में जुड़ी रहती हैं, पैर चप्पू की तरह बन जाता है और आगे बढ़ते रहता है।
समझ में आ गए? यह जलीय जंतुओं का अनुकूलन होता है। समझ में आ गए भाई लोग? ठीक। तो आप लोग भी कभी जाना, कहीं घूमने उमने जाना, जब पढ़ लिखने ना, मालदीव जाते हैं लोग, दुनिया भर की जगह जाते हैं, गोवा जाते हैं, घूमने जाना, तुम आप मिलेंगे सब, तुमको तैराएंगे तो पैर में लगा देते हैं। तो तुम लोग भी कुछ देर के लिए पैर क्या हो जाता है, प्लास्टिक वाला लगा देते हैं तो चप्पू बन जाता है, झिलियो मेढक की तरह का बनाया गया होता है। समझ गए बात? तो दोस्तों, छठी का 8वीं और 9वीं एनसीईआरटी चैप्टर समाप्त। कल 10वीं और 11वीं के लिए मिलते हैं। 1 से 2 दिन में छठी का एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा। कल और परसों में पुनः 7वीं पर आएंगे। बड़ी बातें हैं, इसलिए आप देखो ना, 1-1.25 घंटे की क्लास 2.5-2 घंटे की क्लास हो गई। ठीक। तो ऐसे ही आराम से पढ़ते रहेंगे। 10-5 दिन में सारी एनसीईआरटी खत्म करेंगे। इसी तरह पढ़ते रहेंगे, पूरी एनसीईआरटी को तैयार करेंगे। कल फिर मिलते हैं। ठीक। हाँ, चलना, चल छोटा भीम, तू मेरे साथ चलना, ठीक ना? तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और रोज क्लास में आया कीजिए ऐसे ही मस्ती में, और पढ़ा कीजिए, सीखा कीजिए। अब मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। ठीक, आज पीडीएफ मिल जाएगी। और मिलते हैं कल 12:30 पर। तो 9 चैप्टर हो गए 10वें और 11वें चैप्टर के साथ। ठीक। और 2 दिन में 14 चैप्टर, 10-11 चैप्टर, और 1 दिन में 3 चैप्टर करा दूंगा। परसों 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक। और 7वीं में प्रवेश करेंगे। मुझे उम्मीद है मजा आया होगा। सीख रहे हो तुम लोग कि नहीं सीख रहे हो? ठीक। चलो ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया जारी रहे। इस मस्ती की पाठशाला में कल फिर मिलते हैं, नई चीजें सीखेंगे। ठीक। तब तक बाय बाय।